हेलो गाइस, आज हम एक ऐसा रोमांटिक एनिमे एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें एक लड़की अपनी सेवंथ लाइफ जी रही है। वो पिछले 6 बार जब भी मरती है वो अपनी लाइफ के एक पॉइंट पे वापस आ जाती है जब उसकी एंगेजमेंट टूटी थी। पिछले 6 लाइफ में वो हर बार वॉर में फंसकर मारी गई थी, जबकि उसने हर लाइफ में कुछ अलग किया था। पर ऑलमोस्ट हर बार वो एम्परर आर्नोल्ड की वजह से मारी जाती थी। पर सेवंथ लाइफ में उसके साथ कुछ सबसे अलग होता है। उसकी मुलाकात पहले ही आर्नोल्ड से हो जाती है और वो उसे प्रपोज कर देता है। तो आइए देखते हैं ऋषि और आर्नोल्ड की कहानी, द सेवंथ टाइम लूप विलेनस एंजॉय अ केयर फ्री लाइफ। कहानी की स्टार्टिंग एक वॉर से होती है और गालकेहन का एम्परर आर्नोल्ड सबको मारता हुआ कैसल में जाता है, जहां ऋषि के साथ कुछ और सोल्जर्स भी थे। वो सब आर्नोल्ड पे हमला करते हैं, पर आर्नोल्ड सबको बड़ी आसानी से मार देता है और ऋषि की तलवार तो टूट ही जाती है। आर्नोल्ड उसे मारने ही वाला था, पर दूसरा सोल्जर उसके बीच में आकर अपनी जान गंवा देता है, जिसका फायदा उठाकर ऋषि आर्नोल्ड पे उसी टूटी तलवार के साथ हमला करती है। जहां आर्नोल्ड को बस एक खरोच आती है, पर उसने ऋषि के सीने से तलवार आर पार कर दी थी। इस तरह ऋषि की ये 6th लाइफ खत्म हो जाती है और वो वापस से टाइम में पीछे पहुंच जाती है। वो एक प्रिंस के सामने थी और उसने ऋषि से एंगेजमेंट तोड़ दी थी। ऋषि कहती है, हाँ मैं समझ गई। प्रिंस कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें सदमा नहीं लगा? ऋषि कहती है, नहीं मुझे कोई परवाह नहीं है, और वो वहाँ से जाने लगती है। वो कहती है, मैं दोबारा टाइम में पीछे आ गई हूँ, मुझे पता है मुझे कैसे ट्रीट किया जाने वाला है, आखिर ये मेरी 7th लाइफ है। वो कहती है, मुझे अभी भी याद है मेरी पहली लाइफ में मेरे साथ क्या हुआ था। वो प्रिंस के सामने थी और प्रिंस ने कहा था, मुझे तुम्हारे क्राइम्स के बारे में पता चल गया है, तुम मेरी फियांसे होने के लायक नहीं हो, इसीलिए मैं ये रिश्ता तोड़ता हूँ। ऋषि हैरान थी। प्रिंस उसे किंगडम से भी निकाल देता है। ऋषि ड्यूक की बेटी थी, वो अपने घर वापस जाती है, पर उसके पेरेंट्स भी कहते हैं, हमें तुम्हारे क्राइम्स के बारे में पता चल गया है, और वो उसे नहीं अपनाते। ऋषि कह रही थी वो सब झूठे आरोप है, पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। अब उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसने जो पहना था उसके अलावा उसके पास और कुछ भी नहीं था। वो बस चले जा रही थी। फिर वो जंगल के रास्ते में बैठ जाती है। वहाँ से कुछ मर्चेंट जा रहे थे। उनके चीफ की नजर ऋषि पे जाती है। वो कहता, लगता है तुम्हारा बुरा टाइम चल रहा है, हम अगली सिटी में जा रहे हैं, साथ चलना चाहोगी? ऋषि समझ जाती है वो मर्चेंट्स है। चीफ ऋषि की ज्वेलरीज को देखकर समझ जाता है या तो वो रॉयल फैमिली से है या फिर ड्यूक की बेटी है। ऋषि कहती है, क्या आप मेरी ये रिंग खरीदोगे? और फिर वो सबको ज्वाइन करती है और उनके साथ अगली सिटी में जाती है। रास्ते में चीफ बताता है, हम चीजों को खरीदते हैं और इंटरेस्टेड लोगों को बेचते हैं, और इससे हम ट्रेड में प्रॉफिट कमाते हैं, और हमारी कंपनी का नाम है आर्या ट्रेडिंग कंपनी। वो कहता है, तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है तो तुम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर मर्चेंट बनना चाहोगी? ऋषि कहती है, पर मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। चीफ कहता है, अब तुम क्राउन प्रिंस की वाइफ बनने से फ्री हो, तुम जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हो, जो करना चाहो वो कर सकती हो, और मुझे तुम्हारी आंखों में दिखता है तुम एक बहुत अच्छी मर्चेंट बनोगी। ऋषि मान जाती है। फिर वो उसके अंडर मर्चेंट का सारा काम सीखकर इंडिपेंडेंट बन जाती है और दूसरी कंट्रीज में जाकर मर्चेंट का काम करने लगती है। उसने जितनी कंट्रीज की लिस्ट बनाई थी वो सब कंट्रीज में घूम चुकी थी, बस एक ही कंट्री बची थी, पर फिर वो वॉर में फंस गई और मारी गई। इस तरह उसकी पहली लाइफ खत्म हो गई और वो वापस टाइम में पीछे आ गई। वो प्रिंस के सामने थी और प्रिंस एंगेजमेंट तोड़ देता है, पर ऋषि को समझ नहीं आ रहा था वो यहाँ कैसे पहुँच गई। वो अपने कपड़े और ज्वेलरी देखती है, सब उसी दिन की तरह था जब उसकी एंगेजमेंट टूटी थी। वो सोचती है शायद ये कोई सपना है और इसीलिए वो अपने गाल खींचने लगती है। ये देखकर प्रिंस हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें लग रहा है ये सपना है? ऋषि को रियलाइज होता है उसके पास टाइम नहीं है। वो जल्दी से जाती है। वो खुश थी क्योंकि उसे दूसरी लाइफ मिली। पिछली बार उसे रिग्रेट था कि वो अपने साथ कुछ नहीं ले जा पाई थी, पर इस बार वो जल्दी से घर जाकर कपड़े, ज्वेलरी और सारा सामान लेकर वहीं जाती है जहां उसे मर्चेंट मिले थे। पर वो सारा सामान लेने की वजह से लेट हो गई थी। मर्चेंट्स ऑलरेडी जा चुके थे। वो अपना सारा सामान चेक करती है, जिसमें उसे ग्रैंड मदर की हर्बल मेडिकल बुक मिलती है। इस बार उसके पास पैसे थे और वो जो करना चाहे वो भी कर सकती थी। वो अपना सारा सामान बेच देती है और समुद्र पार करके दूसरी तरफ चली जाती है। अब वो मेडिसिन के बारे में स्टडी करती है, मेडिकल प्लांट्स कैसे ग्रो होते हैं, मेडिसिन कैसे बनती है, वो सब कुछ सीखती है, जिसकी बदौलत वो एक बार नॉर्थ किंगडम के राजा की जान बचा पाती है। वो अपनी इस लाइफ से बहुत खुश थी, पर पहली लाइफ की तरह ही वो वॉर में फंसकर मारी जाती है। तीसरी लाइफ में भी वो सारा सामान लेती है और जो उसने पिछली लाइफ में सीखा था वो उसी की ब्रांच में स्पेशलाइजेशन की स्टडी करती है। इस बार उसके लिए सब कुछ करना आसान था क्योंकि
वो उन सब लोगों से सेकंड लाइफ में मिली हुई थी। उनसे सब कुछ सीखने के बाद वो अकेले अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करती है, पर फिर दोबारा वो वॉर में फंसकर मारी जाती है। चौथी लाइफ में वो एक ड्यूक के घर पे सर्वेंट का काम करती है और सिक्स्थ लाइफ में उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई और एक मैन बनकर सोल्जर का काम किया। और जैसा कि आपने स्टार्टिंग में ही देखा, वो वॉर में आर्नोल्ड के हाथों मारी गई थी। उसके अकॉर्डिंग उसने हर लाइफ में एंजॉय किया, पर हर लाइफ में 5 साल के बाद वो मारी जाती थी। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है। ऋषि किंगडम से जा रही थी और कह रही थी, जिस लाइफ में मैं वॉर में फंसकर नहीं मरी, उसमें मैं ज्यादा काम करने की वजह से मारी गई, पर इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं अपनी 7th लाइफ को आराम से जीऊंगी और कोशिश करूंगी इस बार मैं लॉन्ग लाइफ जीऊं। वो अभी तक हर बार एंट्रेंस से जाया करती थी, पर इस बार वो खिड़की से कूदकर जल्दी जाने का डिसाइड करती है। तभी वो किसी से टकरा जाती है। वो उससे सॉरी कहती है और उसकी शक्ल देखकर वो चौंक जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं आर्नोल्ड था। वो चीख पड़ती है, एम्परर आर्नोल्ड। आर्नोल्ड कहता है, तुम मुझे जानती हो, पर मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। ऋषि कहती है, चाहे हम पहली बार मिल रहे हो, पर आप इतने फेमस हो कि सब आपको जानते हैं। आर्नोल्ड कहता है, अभी तुमने मुझे एम्परर कहा था, पर मेरे डैड अभी जिंदा है, मैं बस एक क्राउन प्रिंस हूँ। ऋषि उससे माफी मांगती है। वो कहती है, मैंने गलती से कह दिया। वो बताती है उसकी एंगेजमेंट अभी अभी टूटी है, इसीलिए वो जल्दी में है। वो अपनी हील्स को हाथों में लेकर कूद जाती है। आर्नोल्ड चौंक जाता है। ऋषि अपनी हील्स की हील तोड़ती है और पहनकर चली जाती है। आर्नोल्ड उसे देखता हुआ स्माइल करता है। तभी ओलिवर वहाँ आता है। आर्नोल्ड उससे घोड़े रेडी करने को कहता है। अब ऋषि अपने घर जाती है, पर वहाँ बहुत भीड़ थी, क्योंकि प्रिंस ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुका था। वो कहता है, मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दे सकता, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। ऋषि सोच रही थी, मेरी सभी लाइफ में से ये सबसे बेकार टाइमिंग है। मैंने सोचा था मैं इसका फेस कभी नहीं देखूंगी। प्रिंस कहता है, क्या हुआ, तुम उदास हो ना, तुम्हारा दिल टूट गया है ना, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ना कि क्या करना चाहिए। ऋषि कहते, तुम पागल हो क्या, एंगेजमेंट टूटने से मुझे कोई दुख नहीं है। ये सुनकर एक लेडी कहती है, तो मतलब ऋषि ने प्रिंस को रिजेक्ट किया है। प्रिंस ये सुन लेता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो सब पे चिल्लाता है। ऋषि मन में कहती है, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने एक भी लाइफ इस इंसान के साथ नहीं बिताई। और वो प्रिंस को समझाती है, उसे अपने राज्य के लोगों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। प्रिंस कहता है, तुम खुद पे ध्यान दो, तुम्हें तो मुझसे दया की भीख मांगनी चाहिए कि मैं तुम्हें अपना लूं। ऋषि कहती है, मैं नहीं मांगने वाली, उल्टा मैं तो बहुत खुश हूँ कि ये एंगेजमेंट टूट गई। अभी तक मुझे लगता था मेरा जन्म प्रिंस की फियांसे बनने के लिए हुआ है, पर मैं गलत थी। अब मैं अपनी लाइफ की कीमत समझ चुकी हूँ। प्रिंस कहता है, तुम क्या कहे जा रही हो। ऋषि कहती है, मुझे अपनी लाइफ में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर प्रिंस गिर जाता है और ऋषि वहाँ से जाने लगती है। तभी कोई भागता हुआ आता है और उसके शोल्डर पे हाथ रखकर उसे रोकता है। ऋषि तलवार से उस पे हमला करती है, पर वो इंसान अपनी तलवार से ब्लॉक कर देता है और वो कोई और नहीं आर्नोल्ड था। वो पूछता है, तुमने इतनी अच्छी तलवार चलाना कहाँ से सीखा। ऋषि कहती है, ये सीक्रेट है और मेरी स्किल इतनी भी अच्छी नहीं है कि मुझे तुमसे तारीफ मिले। मुझे पता है तुम होल्ड बैक कर रहे थे। तभी प्रिंस कहता है, तुम कौन हो, ऋषि से दूर रहो। ऋषि कहती है, तुम सब दूर रहो, तुम्हें गैल्कियन के प्रिंस को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। और सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि आर्नोल्ड का नाम बहुत फेमस था, सबको पता था वो अकेले ही तबाही कर देता है। ऋषि आर्नोल्ड से पूछती है, उसने उसे क्यों रोका, और वो मन में कह रही थी, इसी इंसान के हाथों में अपनी छठी लाइफ में मारी गई थी। एक दिन ये ऐसी वॉर स्टार्ट करेगा जिसमें पूरी दुनिया शामिल होगी और उसी में मेरी डेथ होगी। तभी आर्नोल्ड घुटनों के बल बैठ जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, पर ऋषि उसकी वाइफ बनने का प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है। आर्नोल्ड हंसने लगता है। ऋषि को समझ नहीं आ रहा था, जिसने उसकी जान ली थी वही उसे प्रपोज कर रहा है। वो सोचती है, आखिर इसका मकसद क्या है। तभी वहाँ उस राज्य का राजा आता है और अपने बेटे के साथ आर्नोल्ड के सामने सर झुकाकर अपने बेटे की बेवकूफी के लिए माफी मांगता है। वो ऋषि से भी माफी मांगता है, क्योंकि एंगेजमेंट टूट गई है। आर्नोल्ड कहता है, आप डरो मत, आपके बेटे की बेवकूफी की वजह से हमारे राज्यों के बीच के रिश्ते में कोई दरार नहीं आएगी, पर मुझे ऋषि के साथ अकेले में बात करनी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें पता है क्या हो सकता है। राजा ऋषि से विनती करता है और ऋषि बात करने के लिए मान जाती है। अब ऋषि पूछती है, तुम क्या चाल चल रहे हो। आर्नोल्ड कहता है, कोई चाल नहीं है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है और तुम्हारी एंगेजमेंट भी टूट गई है, तो तुम्हारे पास जाने के लिए भी कोई जगह नहीं है। ऋषि सोचती है, अभी तक मैंने जितनी लाइफ जी है उन सभी में इसने वॉर स्टार्ट करी, पर इसके पीछे क्या रीजन है। अगर मैं इसके साथ रहूं तो शायद मैं जान पाऊंगी। वो कहती है, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो तुम मेरी कुछ रिक्वेस्ट को भी पूरी करोगे। आर्नोल्ड कहता है, अगर मेरी पावर के अंडर होगा तो मैं तुम्हारी सारी विशेष पूरी करूंगा। ऋषि कहती है, शादी के लिए जो भी सामान खरीदा जाएगा वो सब मेरी चुनी गई कंपनी से खरीदा जाएगा। शादी के बाद मुझे एक ऐसी जगह भी चाहिए जहां मैं दूसरे कंट्रीज के गेस्ट से मिल सकूं, और मैं एम्परर के साथ नहीं रहूंगी। मैं महल का कोई काम भी नहीं करूंगी, दिन भर इधर से उधर घूमती रहूंगी और जैसे चाहे वैसे रहूंगी। और इसके अलावा मेरी एक और रिक्वेस्ट है, तुम मुझे हाथ तक नहीं लगाओगे। आर्नोल्ड उसकी सारी बातें मान जाता है और अगली सुबह सब आर्नोल्ड के किंगडम में जाने के लिए निकल जाते हैं।
ये कई दिन और रातों का सफर था। वो जगह जगह पे रुककर आराम भी करते हैं और ऋषि कुछ हर्बल प्लांट्स को कलेक्ट भी करती है और रास्ते में वो आर्नोल्ड की तलवार पकड़ के सो जाती है। आर्नोल्ड अपनी तलवार लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी ऋषि तलवार उठाकर कहती है, मैंने कहा था ना तुम मुझे टच नहीं करोगे। आर्नोल्ड कहता है, मैं तो बस अपनी तलवार ले रहा था। ऋषि चौंक जाती है और वो उसे तलवार दे देती है। वो सोच रही थी, जिस तलवार ने मेरी जान ली मैं उसी को तकिया बनाकर सो गई। आर्नोल्ड कहता है, बिना टच किए तुमने मेरी प्रेजेंस को फील कर लिया, इसके लिए तुमने बहुत ट्रेनिंग करी होगी। ऋषि हाँ कहती है। आर्नोल्ड बताता है, मैंने तुम्हारी चुनी गई आर्या ट्रेडिंग कंपनी को इनवाइट कर दिया है। आजकल वो बहुत ज्यादा ही फेमस हो रही है, क्या तुम उनसे सामान खरीदती रहती हो? ऋषि कहती है, नहीं, बस मुझे पता है वो अच्छी क्वालिटी के सामान रखते हैं, पर एक्चुअली में वो उन मर्चेंट से जितना जल्दी हो सके मिलना चाहती थी। तभी कुछ लोग उन पे हमला कर देते हैं और आर्नोल्ड खुद उनसे लड़ने जाता है और वो ऋषि को वहीं रुकने को कहता है, पर ऋषि नहीं मानती। वो पिन से लॉक खोल लेती है। जब तक वो बाहर जाती है आर्नोल्ड सबको खत्म कर चुका था, पर फिर उसे रियलाइज होता है कि उसने किसी को भी जान से नहीं मारा था, बस घायल किया था। फाइट में उनके कुछ नाइट्स भी घायल हो गए थे। ऋषि देखती है तलवार पे पॉइजन लगाकर हमला किया गया था और अभी उन्हें किंगडम पहुंचने में कम से कम 2 दिन और लगेंगे। और अब ऋषि की मेडिकल स्टडी काम आती है। वो प्लांट से एंटीडोट बना लेती है और सबका शक दूर करने के लिए वो उस तलवार से खुद के हाथ को कट कर लेती है। आर्नोल्ड को उसकी चिंता हो रही थी, पर ऋषि कहती है डरने की जरूरत नहीं है। वो एंटीडोट लगा के सबको दिखाती है और कहती है, अब तुम खुद डिसाइड कर लो, तुम्हें 2-3 दिन ऐसे ही पेन में रहना है या एंटीडोट लेना है। सभी एंटीडोट लगा लेते हैं और ऋषि और प्लांट्स कलेक्ट करने लगती है। आर्नोल्ड उससे कहता है, तो तुम बेवजह प्लांट्स को कलेक्ट नहीं करती। वो कहता है, मैंने तो तुम्हें लॉक किया था ना, तो तुम बाहर कैसे आई? ऋषि कहती है, ये सीक्रेट है। वैसे उसने ये अपनी 4th लाइफ में सीखा था, जब उसने सर्वेंट का काम किया था। उसकी मालकिन हमेशा खुद को लॉक कर लेती थी और वो हमेशा लॉक को तोड़ा करती थी। अब आर्नोल्ड उसे देखे जा रहा था। ऋषि कहती है, क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? आर्नोल्ड कहता, नहीं, मैं बस सोच रहा था तुम और क्या क्या कर सकती हो और कैसे मुझे एंटरटेन करने वाली हो। ऋषि कहती है, मैं ये सब एंटरटेनमेंट के लिए नहीं कर रही हूँ। आर्नोल्ड कहता है, अभी तुमने जितने नाइट्स को ठीक किया है उनमें से एक स्लम में रहकर बड़ा हुआ है। गालकेहन खुद को योग्य दिखाता है, पर वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उनके ओरिजिन की वजह से जज किया जाता है, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कड़ी ट्रेनिंग करी और नाइट बन गया। ऋषि कहती है, तुम नाइट्स के बारे में बहुत जानते हो। वो कहता है, हाँ, क्योंकि मैंने इन्हें खुद चुना है। वो उनको बचाने के लिए ऋषि को थैंक्स कहता है। ऋषि को समझ नहीं आ रहा था ये ऐसा ही है या नाटक कर रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में उसकी अलग ही छवि थी। वो कहती है, मैंने तो बस अपनी नॉलेज का यूज किया। आर्नोल्ड कहता है, ऐसी बहुत कम लेडी है जिन्हें हर्बल मेडिसिन की नॉलेज है। ऋषि कहती है, वैसे नाइट्स मेरे बारे में बहुत बात करते रहते हैं, उन्हें इतनी चिंता क्यों है? आर्नोल्ड बताता है, उन्हें पता है तुम्हारी एंगेजमेंट टूट गई है। वो सोच रहे हैं मैं किस विलेनेस से शादी कर रहा हूँ। ऋषि कहती है, तुमने एम्परर को मेरे बारे में क्या बताया है? आर्नोल्ड कहता है, मैंने कहा तुम एक ड्यूक की बेटी हो जिसका कनेक्शन रॉयल फैमिली से है। उनके क्राउन प्रिंस के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली थी, पर मुझे तुम पसंद आ गई और मैंने तुम्हें छीन लिया। आर्नोल्ड ने ये कहा क्योंकि एक रानी का रॉयल फैमिली से होना जरूरी होता है। ऋषि कहती है, मतलब मैं एक हॉस्टेज हूँ। आर्नोल्ड कहता है, गालकेहन में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो तुम्हारे प्रति रूड होंगे। ऋषि कहती है, ये तो बहुत अच्छा है। अगर मुझे एक हॉस्टेज की तरह ट्रीट किया जाएगा तो मुझे किसी भी ऑफिशियल ड्यूटीज को पूरा नहीं करना पड़ेगा। मैं आराम से इधर उधर घूम सकती हूँ। वो आर्नोल्ड को थैंक्स कहती है और याद दिलाती है, तुमने प्रॉमिस किया था तुम मुझे नहीं छू सकते, पर उस टाइम तुम मेरे हाथ को टच करने वाले थे। अब वो सब गालकेहन पहुँचते हैं, वो सब कैसल पहुँचते हैं और आर्नोल्ड बताता है, विला की प्रिपरेशन लेट है तो आज तुम्हें गेस्ट रूम में ही रुकना होगा। ऋषि कहती है, कोई बात नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। आर्नोल्ड कहता है, वहाँ बहुत टाइम से कोई नहीं रहा है, वो जगह बहुत गंदी होगी। ऋषि कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं एक हॉस्टेज हूँ। आर्नोल्ड कहता है, तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? अब ऋषि अपने रूम में जाती है जो सच में बहुत ज्यादा ही गंदा था। वो अपने कपड़े चेंज कर चुकी थी और नाइट सफाई में उसकी हेल्प करने आते हैं, पर ऋषि मना कर देती है। उनके बहुत कहने पे वो उन्हें फर्नीचर शिफ्ट करने देती है। फिर वो पूरे रूम की सफाई करके बाहर आती है और कहती है, आज से कुछ साल बाद आर्नोल्ड अपने फादर को मार देगा और वॉर स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए मुझे उनको एक दूसरे से दूर रखना होगा। पता नहीं वो वॉर क्यों स्टार्ट करता है। पिछली सभी लाइफ में मैं उसकी स्टार्ट करी गई वॉर की वजह से ही मारी गई थी। मैं इस वॉर के सख्त खिलाफ हूँ। अगर ये वॉर नहीं होती तो मैं अपनी लाइफ कितनी आराम से बिना चिंता के गुजार पाती। तभी वो देखती है कुछ मेड एक मेड को परेशान कर रही थी और कह रही थी, क्राउन प्रिंसेस को तो हम ही सर्व करेंगे। ऋषि उसके पास जाकर कहती है, तुम ठीक तो हो? और दूसरी मेड्स को लगता है ऋषि कोई न्यू सर्वेंट है। वो कहती है, तुम्हें अपने से एक्सपीरियंस मेड्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए।
और ऋषि कहती है तुम्हें इन कर्टन को भी नहीं धोना चाहिए, बारिश होने वाली है। मेड कहती है तुम्हें कैसे पता? ऋषि कहती है बादलों को देखो और बर्ड्स भी बहुत नीचे उड़ रहे हैं। मेड को उसकी बात पे बिलीव नहीं होता और वो चली जाती है। फिर ऋषि उस मेड से पूछती है तुम्हें चोट तो नहीं लगी? वो कहती है नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बचाने के लिए थैंक्स, मेरा नाम एल्स है। वो ऋषि से पूछती है तुम कौन हो? पर ऋषि ये कहकर बात टाल देती है कि बारिश होने वाली है, चलो जल्दी अंदर चले। फिर वहाँ बारिश होती है। बारिश के बाद शाम को ऋषि बाहर आकर सिटी को देख रही थी। वो सोचती है जब मैं मर्चेंट बनी थी तो मेरा सपना था कि मैं पूरी दुनिया में ट्रैवल करूं। मैंने हर लाइफ में कोशिश करी पर कभी नहीं कर पाई। मैं जिस एक कंट्री में नहीं जा पा रही थी, फाइनली आज मैं उस कंट्री में आ ही गई। तभी वो सेंस करती है और कहती है तुम्हें ऑफिशियल काम को छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहिए। पीछे आर्नोल्ड था। वो कहता है मैं जब भी तुमसे मिलता हूँ तुम मुझे चौंका देती हो। मुझे उम्मीद नहीं थी तुम इतनी दूर से मेरी प्रेजेंस को सेंस कर लोगी। ऋषि कहती है मुझे पता है तुम अपनी पावर को एडजस्ट करके मुझे टेस्ट कर रहे थे कि मैं तुम्हें सेंस कर पाऊंगी या नहीं। आर्नोल्ड कहता है तुम क्या देख रही हो? ऋषि कहती है सिटी। फिर वो एक एक करके बिल्डिंग्स के बारे में पूछती है। आर्नोल्ड उसे बताता है वो लाइब्रेरी है और वो एक चर्च है जो क्लॉक टावर का भी काम करता है। और ऋषि को बहुत खुश देखकर वो पूछता है तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो? ऋषि कहती है मैं बहुत टाइम से यहाँ आना चाहती थी और देखो इस मैरिज की वजह से मैं फाइनली यहाँ आ पाई। मुझे ये कंट्री बहुत पसंद है। आर्नोल्ड कहता है इस कंट्री में कुछ खास नहीं है जिसकी तुम तारीफ करो। ऋषि कहती है ऐसा नहीं है, यहाँ इतने सुंदर प्लेसेस है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। आर्नोल्ड उसे देखे ही जा रहा था। ऋषि कहती है क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? आर्नोल्ड कहता है मैंने आज तक तुम्हारे जैसा कोई नहीं देखा। तुम्हारी ये बातें, नॉलेज, फिजिकल एबिलिटी, एक नोबलमैन की बेटी को इन सब की कोई जरूरत नहीं होती। ये सब सुनकर ऋषि को अपनी मॉम की बात याद आती है। उन्होंने कहा था तुम एक ड्यूक फैमिली में जन्मी हो, तुम्हारी पर्सनल फीलिंग्स की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस रॉयल फैमिली में शादी करनी है। ऋषि कुछ सीखना चाहती थी पर उसकी मॉम ने कहा ये सब छोड़ दो और होम मेकिंग आर्ट पे ध्यान दो। अब वो कहती है अगर किसी को ये सब जरूरी नहीं लगता तो भी जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा इसे ट्रेजर करूंगी। मेरी लाइफ में क्या वैल्यू करता है और क्या नहीं, ये मेरा खुद का फैसला होगा। आर्नोल्ड उसके गाल पे हाथ रखकर कहता है तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं तुम्हारी सारी विश में तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें सपोर्ट करूंगा। ऋषि पूछती है पर क्यों? आर्नोल्ड कहता है मैंने कहा था ना, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ऋषि मन में कहती है हमेशा की तरह झूठ। आर्नोल्ड कहता है मुझे तुमसे प्यार है और इसीलिए तुम्हारी हर विश मुझे दिल से पसंद है। और हाँ, मैंने तुम्हारी एक रिक्वेस्ट तोड़ दी, मैंने तुम्हें अभी अभी छुआ, तो तुम सोच लो तुम्हें क्या चाहिए। ये कहकर वो चला जाता है। ऋषि कहती है मैं इसे बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही। वो कहती है तुम क्या साजिश कर रही हो आर्नोल्ड? ऋषि सोकर उठी थी और ओलिवर वहां आता है। ऋषि चौंक जाती है। वो जल्दी से रेडी होकर गेट ओपन करती है और कहती है इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? ओलिवर कहता है मैं इसी टाइम ऑफिस से थोड़ा फ्री हो पाता हूँ, मुझे तो थोड़ा रेस्ट का टाइम मिल भी जाता है। पर आर्नोल्ड को तो एक झपकी लेने का भी टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि जितने टाइम से वो किंगडम से बाहर थे वो सारा पेंडिंग पेपर वर्क उन्हें फिनिश करना है। उनका तो शादी का भी कोई प्लान नहीं था। फिर उन्हें आप मिल गई। ऋषि कहती है तुम मुझे ऑब्जर्व करने आए हो ना, तो अच्छे से करो। ओलिवर माफी मांगता है। ऋषि कहती है तुम्हें आर्नोल्ड की बहुत चिंता है ना, तुम जरूर बहुत टाइम से उसके साथ होगे। ओलिवर बताता है हाँ, मैं 10 सालों से साथ हूँ। ऋषि कहती है तो तुम्हें तो पता ही होगा उसने मुझे क्यों चुना। ओलिवर कहता है उनके इस डिसीजन से तो मैं भी सरप्राइज हूँ, पर वो जितना खुश है उतना खुश मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। ऋषि कहती है मुझे तो लगता है जैसे मैं कोई खिलौना हूँ। ओलिवर हंसने लगता है। फिर वो मैरिज सेरेमनी में आने वाले गेस्ट की लिस्ट उसे देता है और फिर कल शाम को होने वाले पार्टी की भी। ऋषि सरप्राइज हो जाती है। अब कल शाम पार्टी के लिए सभी लोग आ रहे थे। कैसल में प्रिपरेशन चल रही थी और ऋषि आर्नोल्ड के पास जाकर कहती है तुमने एक विश सोचने को कहा था ना, तो क्या तुम मुझे मेरी मेट्स खुद चुनने दोगे? आर्नोल्ड कहता है जो करना है करो। फिर वो कहता है लगता है ओलिवर ने तुम्हें पार्टी के बारे में बताया नहीं। ये पार्टी मेरी वाइफ ढूंढने के लिए है, पर अब इसका कोई मतलब नहीं क्योंकि मेरे पास तुम हो। ऋषि उसे पार्टी में साथ चलने को कहती है। आर्नोल्ड कहता है मैं मना कैसे कर सकता हूँ, आखिर मुझे तुम्हें टच करने का मौका मिल रहा है। ऋषि कहती है हमने ग्लव्स पहने हैं। और फिर दोनों पार्टी में जाते हैं और लोग अपनी बेटे को आर्नोल्ड से मिलवा रहे थे, पर वो कहता है इसका कोई फायदा नहीं है, मुझे अपनी होने वाली वाइफ ऑलरेडी मिल चुकी है। फिर ऋषि सबको अपना नाम बताती है और आर्नोल्ड से कहती है इस तरह दूसरी लड़कियों को जलाने की क्या जरूरत थी। आर्नोल्ड कहता है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। ऋषि सोचती है क्या मैंने सही सुना, जिसने मुझे मारा वही मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता है। वो कहती है मेरे लिए सबसे डेंजरस तो तुम ही हो। आर्नोल्ड कहता है वो कैसे? ऋषि कहती है तुम्हारी तलवारबाजी बहुत अच्छी है, मैं कभी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। आर्नोल्ड कहता है तो ठीक है, एक दिन मैं तुम्हारे साथ तलवारबाजी जरूर करूंगा। ऋषि खुश हो जाती है और उससे ट्रेनिंग की भी मांग करती है। आर्नोल्ड मान जाता है और कहता है तुम हमेशा मुझे चौंका देती हो।
फिर म्यूजिक स्टार्ट होता है। आर्नोल्ड कहता है तुम्हें खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। ऋषि कहती है जब हम यहाँ आई हैं तो थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। आर्नोल्ड उसे पकड़ लेता है और डांस करने लगता है। डांस के बीच में ऋषि को उसके साथ पिछली लाइफ की फाइट याद आ रही थी और वो नोटिस करती है आर्नोल्ड अपने नेक को हाइड कर रहा था। डांस के बाद सब दोनों की तारीफ करते हैं। फिर कुछ लड़कियां ऋषि को ड्रिंक में लाल मिर्च मिला कर देती है। ऋषि स्मेल से ही समझ जाती है पर फिर भी वो पी लेती है और थैंक्स कहती है। लड़कियां जलकर चली जाती है। अब बाहर ऋषि उसी ड्रिंक को पी रही थी। आर्नोल्ड आकर कहता है तुम्हें इसे फेंक देना चाहिए। ऋषि कहती है पर ये वेस्ट हो जाएगा। आर्नोल्ड उसके हाथ से ग्लास लेकर खुद पी लेता है और पूछता है तुम डांस के टाइम मेरे अलावा किसके बारे में सोच रही थी। ऋषि मन में कहती है मैं ये नहीं बता सकती कि मैं फ्यूचर के आर्नोल्ड के बारे में सोच रही थी। वो कहती है मुझे आपकी हेल्थ की चिंता हो रही थी। आपके लेफ्ट नेक के अराउंड चोट लगी है ना। वो समझ गई थी क्योंकि उसके लेफ्ट शोल्डर की मूवमेंट थोड़ी अजीब थी। आर्नोल्ड चौंक जाता है कि उसे कैसे पता चला। फिर वो अपना स्कार उसे दिखाता है। ऋषि हैरान हो जाती है। वो स्कार बहुत पुराना था और बार बार किसी ने तलवार से उस पर हमला किया हुआ था। वो पूछती है ये कैसे हुआ पर आर्नोल्ड बिना बताए ही चले जाता है। अगले दिन ऋषि मेड्स के साथ कपड़े धोने का काम कर रही थी और डियाना जो कि एक सीनियर मेड है जिसको एक्सपीरियंस था वो आकर कहती है तुम सबने वैसा काम नहीं किया जैसा मैंने सिखाया था। और फिर वो एक नोट पढ़ के अपने साथी को कहती है आज टेबल पे बिछाने वाली शीट्स आने वाली है। ऋषि उसे ही देख रही थी और एल्स ऋषि से सॉरी कहती है। वो कहती है हमें चीजें याद नहीं रहती। ऋषि कहती है अभी तुम सब नए हो, स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है। और वो मन में कहती है डियाना सही है पर इन्हें कपड़े धोने की आदत नहीं है इसीलिए इन्हें काम करने में टाइम लगता है। फिर वो एल्स से डियाना के बारे में पूछती है। एल्स बताती है वो एक मर्चेंट फैमिली से है जिनकी बहुत सारी शॉप्स थी पर वो कर्जे में डूब गए और फिर वो यहाँ मेड का काम करने लगी। अगले सीन में सभी मेड्स को बुलाया जाता है क्योंकि ऋषि अपनी पर्सनल मेड्स को चुनने वाली थी। जब ऋषि वहाँ आती है तो डियाना हैरान हो जाती है क्योंकि वो तो उसे एक मेड समझ रही थी। ऋषि मन में उसे सॉरी कहती है क्योंकि उसने उससे डायरेक्ट बात ना करने की जगह उसी की साथी मेड से उसके बारे में जाना। फिर वो कुछ मेड्स का नाम लेती है जिसको उसने अपनी पर्सनल मेड के तौर पे हायर किया था और उसने डियाना को नहीं चुना था। डियाना कहती है आपने बस न्यू मेड्स को ही चुना है, मेरे पास इन सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। ओलिवर उसे रोकता है क्योंकि ये डिसरिस्पेक्टफुल था पर ऋषि उसे अलाउ करती है। डियाना कहती है जो मैं कह रही हूँ वो डिसरिस्पेक्टफुल हो सकता है पर आप मेरी काम की एबिलिटीज को देखो। ऋषि कहती है आज से तो मेड नहीं हो। डियाना टूट जाती है। उसे लग रहा था उसे निकाल दिया गया है। ऋषि पूछती है जब तुम यहाँ पहली बार आई थी तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हुई थी क्या? स्टार्टिंग से ही तुम सब काम अच्छे से कर लेती थी? डियाना कहती है नहीं, मुझे एक ही बार बताया जाता था और कहा जाता था हम बिजी हैं तो हमें देखकर सीख लो। पर फिर भी मैंने सारा काम सीखा और आज मैं एक अच्छी मेड हूँ और इन सब में से सबसे अलग हूँ। ऋषि कहती है सही कहा, तुम एक काम में इन सब लोगों से अलग हो। तुम लिख और पढ़ सकती हो। तुम एक मर्चेंट फैमिली में बड़ी हुई। तुम्हें एक अच्छी एजुकेशन मिली जो बहुत कम ही लोगों को करने को मिलती है। तुम लिख कर सबको समझा सकती हो जिससे अगर कोई भूले तो वो दोबारा सब कुछ पढ़ ले। डियाना को याद आता है उसने कैसे मेड्स को ट्रीट किया। वो कहती है सॉरी मैं आप सबको अच्छे से नहीं सिखा पाई। तभी एल्सोर एक और मेड कहती है ये काम में बहुत अच्छी है, प्लीज इसे मत निकालो। ऋषि डियाना के पास जाकर कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए कोई और काम है। मैं यहाँ की मेड्स को काम के साथ लिखना पढ़ना सिखाना चाहती हूँ। अगर वो सीख जाएं तो उनके लिए काम करना आसान हो जाएगा। मैं चाहती हूँ तुम उनको पढ़ाने के लिए मटेरियल बनाओ और इस काम में मेरी हेल्प करो। अब डियाना पहला मटेरियल रेडी करके ऋषि को दिखाती है। ऋषि को उसका काम पसंद आता है। फिर एल्स आकर ऋषि को रेडी होने को कहती है क्योंकि ऋषि ने आर्या ट्रेडिंग कंपनी के चीफ को बुलाया था। अब वो उसके साथ मीटिंग करती है और ट्रेड की बातें करती है पर चीफ उसके साथ बिजनेस करने से मना कर देता है। उसका मानना था एक क्वीन इतनी छोटी ट्रेडिंग कंपनी से डील तभी करेगी जब इसमें उसका कोई पॉलिटिकल बेनिफिट होगा और वो इस रॉयल पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। अब ऋषि बगीचे में आकर काम करती है। वो मन में कहती है फ्यूचर वॉर को रोकने के लिए मुझे आर्या कंपनी के साथ कनेक्शन बनाकर पूरे वर्ल्ड से जुड़ना होगा। नाइट्स कहते हैं आप यहाँ काम क्यों कर रही हो? ऋषि बताती है आर्नोल्ड ने उसे मेडिकल प्लांट्स ग्रो करने के लिए ये जगह दी है। फिर उसे याद आता है चीफ को रिस्की गैम्बल खेलने की आदत है। वो कहती है बाकी का काम मैं तुम पे छोड़ती हूँ, मैं अपने रूम में रेस्ट करने जा रही हूँ। पर एक्चुअली में वो चीफ से मिलने बाहर जाती है। उसने अपने कपड़े भी बदल लिए थे, यहाँ तक कि बालों का कलर भी। चीफ का नाम काइने था। वो उसके बालों की तारीफ करता है। ऋषि कहती है अगर आप मेरे साथ डील करने के लिए रेडी हो जाते हो तो मैं आपको इसे बनाने का मेथड बेचने को तैयार हूँ। काइने हंसता है और कहता है नहीं नहीं, मुझे पता है तुम इससे भी बढ़िया डील लाई हो। वो कहता है मेरी अंदर आत्मा कह रही है मुझे तुम्हें क्लाइंट नहीं
ट्रेडिंग पार्टनर समझना चाहिए। तो बताओ तुम्हारा क्या प्लान है? जब तक मुझे पूरे बिजनेस के बारे में पता नहीं होगा मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मेरे कपड़ों पे मत जाना, मैं काम में बहुत अच्छा हूँ और जितना तुमने सोचा होगा उससे भी ज्यादा प्रॉफिट बना कर दे सकता हूँ। ऋषि कहती है मैं प्लान के बारे में नहीं बता सकती, पर मैं चाहती हूँ तुम इसमें मेरे साथ रहो। कायने कहता है तुम चाहती हो मैं बिना कुछ जाने ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूं? ऐसे ऑफर से ट्रेडर को सख्त नफरत होती है। ऋषि मन में कहती है आज से कुछ सालों बाद आर्नोल्ड वॉर स्टार्ट कर देगा और मेरा प्लान उसे रोकने का है, पर मैं ये नहीं बता सकती। कायने कहता है मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है रिजल्ट। ऋषि कहती है और परफॉर्मेंस, है ना? कायने चौंक जाता है। ऋषि कहती है मुझे पता है इस कैपिटल में कौन सा बिजनेस करना सही होगा। और उनकी डील ये बनती है कि अगर ऋषि ने एक वीक में प्रॉफिटेबल बिजनेस करके दिखा दिया तो कायने डील एक्सेप्ट कर लेगा। अब वो चुपके से अपने रूम में जाती है। वहाँ आर्नोल्ड उसका वेट कर रहा था। ऋषि कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? आर्नोल्ड कहता है मैंने ही तुम्हें कहा था तुम जो चाहे वो कर सकती हो, जहाँ चाहे जा सकती हो, तो मैं तुम्हें क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, इसीलिए मैं तुम्हारे आने का वेट कर रहा था। वो उसके पास जाता है। ऋषि सॉरी कहती है। वो कहती है मुझे पता है रात में ऐसे बाहर जाना एक क्राउन प्रिंस की फियांसे को सूट नहीं करता, इससे इमेज खराब होगी। आर्नोल्ड कहता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। वो पूछता है तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? ऋषि कहती है नहीं। आर्नोल्ड कहता है अगली बार जब भी तुम्हें बाहर जाना होगा मुझे साथ लेकर जाना। ऋषि कहती है मैं एक प्रिंस को साथ चलने को नहीं कह सकती। आर्नोल्ड कहता है मैंने तुम्हें जो करना चाहो वो करने की परमिशन दी है, पर खुद को खतरे में डालने की नहीं। ऋषि कहती है आपको और चीफ को दोनों को ही मुझसे खेलने में मजा आता है। आर्नोल्ड कायने के साथ उसकी डील के बारे में पूछता है। ऋषि बात टाल देती है। वो कहती है चलो खाना खाते हैं। वो सूप बनाती है और टेस्ट करती है, फिर वो कुछ मिलाती है और फिर दोबारा टेस्ट करती है। फिर वो आर्नोल्ड से सॉरी कहती है। वो कहती है मैं खाना बनाने में अच्छी नहीं हूँ। आर्नोल्ड टेस्ट करता है और कहता है अच्छा बना है। फिर वो साथ में डिनर करते हैं और ऋषि डील के बारे में सब बता देती है, बस वो आर्या ट्रेडिंग कंपनी को कैसे यूज करने वाली है वो नहीं बताती। आर्नोल्ड पूछता भी नहीं है। वो कहता है मुझे पता है तुमने उनसे भी ये सीक्रेट रखा होगा। और वो पूछता है तुमने बिजनेस के बारे में क्या सोचा है? ऋषि कहती है मेरे पास बहुत से आइडियाज हैं, पर मुझे नहीं पता यहाँ किस तरह के लोग रहते हैं और उन्हें क्या पसंद है। मुझे बहुत सारी रिसर्च करनी होगी। आर्नोल्ड कहता है क्या तुम मेरे छोटे भाई से मिली हो? ऋषि कहती है नहीं। आर्नोल्ड कहता है अगर वो तुम्हारे पास आए तो भी उससे दूर रहना। ये कहकर वो चला जाता है। रात में ऋषि अपनी रिसर्च कंटिन्यू करती है और अगली सुबह गार्डन में जाती है। वहाँ आर्नोल्ड का छोटा भाई थियोडोर सो रहा था। नाइट उसे देखते ही ऋषि को रूम में वापस जाने को कहते हैं और थियोडोर उठ जाता है और ऋषि से कहता है मैं कब से आपसे मिलना चाहता था। मैंने बड़े भाई को बहुत सारे लेटर्स भी लिखे पर उन्होंने एक का भी रिप्लाई नहीं किया। इंट्रोडक्शन में वो कहता है मैं आर्नोल्ड का छोटा भाई हूँ, राजा की गद्दी के लिए लाइन में दूसरा। और ग्रीटिंग्स करने के बाद वो पूछता है आप यहाँ क्या कर रही हो? ऋषि बताती है वो गार्डन में काम करती है। थियोडोर उससे जमीन पे कुछ चेक करने के बहाने से उसे पास बुलाता है और कहता है मैं तुम्हें बचाऊंगा, मुझे पता है तुम हॉस्टेज हो। ऋषि कहती है चिंता मत करो, आर्नोल्ड को मेरी बहुत चिंता है। थियोडोर कहता है अच्छा ऐसा है क्या? और वो चला जाता है। अब ऋषि अंदर जाती है और आर्नोल्ड लोगों के बेनिफिट के लिए एक पॉलिसी लागू करवाने की बात कर रहा था। ऋषि सोचती है वो फोर्सफुली लोगों के बेनिफिट के लिए पॉलिसी लागू कर रहा है। मैं जो इसके बारे में सोचती हूँ ये उससे अलग ही है। अब रात में ऋषि अपने रूम में जाती है। उसे आर्नोल्ड के नाम से एक फेक लेटर मिलता है। उसने उसे चर्च में मिलने के लिए बुलाया था। ऋषि वहाँ जाती है। वहाँ थियोडोर था और ऋषि बहुत कॉन्फिडेंट थी, जैसे वो पहले से ही समझ गई थी कि वो लेटर थियोडोर ने ही लिखा था। थियोडोर उससे कहता है सुबह की मुलाकात से मैं समझ चुका हूँ आप आर्नोल्ड के बारे में नहीं जानती। वो उसे बताता है आर्नोल्ड एक बेरहम इंसान है जो किसी को मारने से पहले एक बार सोचता तक नहीं, और उसने तो अपनी ही मॉम को भी मार दिया, वो आपको भी मार देगा। ऋषि कहती है मुझे पता है, पर फिर भी मैंने उसकी वाइफ बनना चुना है। थियोडोर उसकी बातें सुनकर चौंक जाता है। वो कहता है आर्नोल्ड किसी दिन अपने डैड को मारकर सिंहासन भी छीन लेगा। वो एक हर्टलेस इंसान है, उसे किसी की मौत से फर्क नहीं पड़ता। ऋषि कहती है बस बहुत हुआ, अब तुम अपने बड़े भाई से ही बात करो। तभी वहाँ आर्नोल्ड आता है। थियोडोर कहता है मैंने जो भी कहा वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं आपके बारे में ऐसा नहीं सोचता। आर्नोल्ड कहता है मैंने तुम्हें ऋषि से दूर रहने को कहा था ना। थियोडोर सॉरी कहकर चला जाता है और हमें पता चलता है ऋषि ने आर्नोल्ड को रिप्लाई किया था कि वो रात को 12 बजे चर्च पे पहुंच जाएगी, तो इसीलिए आर्नोल्ड यहाँ आया था। अब ऋषि उससे पूछती है सब उसे बुरा क्यों कहते हैं जबकि वो लोगों की भलाई के लिए इतना सब कुछ करता है। आर्नोल्ड कहता है शायद मैंने तुम्हारा ध्यान बहुत अच्छे से रख दिया है, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। अगर तुमने मुझे बैटलफील्ड पे देखा
देखा होता तो तुम ऐसा नहीं सोचती। ऋषि कहती है मैंने जो भी कहा मुझे उस पर बिलीव है और आप ही तो मुझे यहाँ लाए हो और मेरा इतना ध्यान रख रहे हो। आर्नोल्ड कहता है मैं यहाँ तुम्हें अपने यूज के लिए लाया हूँ और वो उसका गला पकड़ लेता है। ऋषि कहती है मैं फिर भी अपने हस्बैंड को बुरा नहीं समझती। आर्नोल्ड कहता है ये तुम अपने अंदर कौन सा रिजॉल्व लेकर घूम रही हो। मैं जब भी तुम्हारी आंखों में देखता हूँ ऐसा लगता है तुम्हारी आंखें कह रही है मैं बैटलफील्ड में हूँ और मेरा कन्विक्शन सच है, चाहे मैं मरी क्यों ना जाऊँ मैं नहीं रुकूंगी। वो कहता है पता है वॉर में जब मैं किसी को मारता हूँ तो वो सबसे डरावनी चीज होती है। ऋषि सोचती है तो इसे भी किसी चीज से डर लगता है और वो बताती है मुझे ऐसे सपने आते हैं जिसमें मेरा खून हो जाता है, पर जब मैं उठती हूँ तो मैं जिंदा होती हूँ और मुझे इससे डर लगता है। कभी कभी मुझे लगता है मैं मर चुकी हूँ और मरने के बाद ये बस मेरा एक सपना है। वो कहती है चाहे मेरी लाइफ कैसे भी एंड हो मैं इससे भागूंगी नहीं, मैं आपकी वाइफ बनकर जीने का इरादा कर चुकी हूँ। आर्नोल्ड हंसता है और फिर उसे किस करता है और कहता है तुम्हें मेरी वाइफ बनने का संकल्प लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगली सुबह ऋषि इस किस को याद करते हुए सोचती है आर्नोल्ड का इस बात से क्या मतलब था। तभी वहाँ एल्स आती है। वो कहती है आप फिर दोबारा रात में सोई नहीं ना। ऋषि कहती है मैं ठीक हूँ, पर अंदर से उसे भी पता था वो अपनी लिमिट पे पहुँच चुकी है। एल्स की नजर ऋषि के नेल्स पे जाती है, वो उसे बहुत अच्छे लगते हैं। ऋषि बताती है वो इस नेल पेंट को चीफ से ट्रेड करने वाली है। वो एल्स के नेल को पेंट करते हुए उसे रेसिपी भी बताती है और एल्स के साथ प्रॉब्लम थी कि उसके नेल्स टूट जाते थे। ऋषि उसे फिश और मीट खाने की सलाह देती है। एल्स कहती है ठीक है मैं अपनी सैलरी से थोड़ा बहुत लेने का ट्राई करूंगी। ऋषि कहती है मुझे याद आया तुम पुअर फैमिली से हो ना। एल्स कहती है हाँ, मैं बस अपने यंगर ब्रदर और सिस्टर को ही खिला पाती हूँ। ऋषि समझ जाती है इस नेशन में पॉवर्टी की प्रॉब्लम है। फिर वो उसका फेवरेट कलर पूछती है ताकि वो उसे नेल पेंट गिफ्ट कर सके। एल्स मना कर रही थी, वो कह रही थी मैं नहीं ले सकती। ऋषि कहती है अगर तुम एक्सेप्ट करोगी तो मुझे खुशी होगी। एल्स खुशी से रोने लगती है। वो ऋषि को थैंक्स कहती है और बताती है हमारी फैमिली गरीब है, हम कभी अच्छे कपड़े या स्टाइलिश चीजें नहीं पहन पाते, हम हमेशा फटे पुराने कपड़े ही पहनते हैं, पर अब मैं आपकी पर्सनल मेड ही नहीं मुझे और भी बहुत कुछ मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। और फिर सभी मेड्स ऋषि को नेल पेंट बनाने में हेल्प करती है और ऋषि सबको यूज करने को भी देती है और वो नेल पेंट लगाकर सभी मेड्स बहुत खुश हो जाती है और उन्हें देखती हुई ऋषि सोचती है यहाँ एल्स की तरह और भी लोग हैं जो खुद की इच्छाओं को फैमिली के लिए सैक्रिफाइस कर देते हैं। अब चीफ वहाँ आता है और ऋषि उसे नेल पेंट का बिजनेस प्रपोजल देती है और कंडीशन रखती है कि वो इसे बनाने का मेथड बता देगी, पर चीफ को ज्यादा से ज्यादा लेबर स्लम एरिया से ही हायर करने होंगे। वो कहती है मुझे किसी ने कहा था कि हमें अपने कस्टमर को खुद ही चुनना चाहिए, पर क्या हो अगर हम अपने कस्टमर को खुद ही बनाएं। चीफ कहता है इससे हमारे लेबर ही हमारे कस्टमर बन जाएंगे और हमारी सेल्स भी इंक्रीज हो जाएगी, पर फिर भी वो नहीं मानता। फिर ऋषि उसके सामने एक और डॉक्यूमेंट रखती है। वो बताती है मुझे तुम्हारी सिस्टर की बीमारी के बारे में पता है। वो कहती है मैं भी बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर रही हूँ जिससे मैं ऐसी मेडिसिन बना लूंगी जिससे आपकी सिस्टर का इलाज हो पाएगा। और वो वादा भी करती है अगर 1 साल उसकी मेडिसिन को यूज किया गया तो उसकी सिस्टर में बहुत अच्छा सुधार आएगा। चीफ कहता है मैं तुम पे भरोसा क्यों करूँ, तुम कोई डॉक्टर नहीं हो। ऋषि कहती है लास्ट टाइम मैंने तुम्हें एक मेडिसिन दी थी, क्या वो काम नहीं आई थी। चीफ के साथ ही कहते हैं हमें बहुत ज्यादा हैंगओवर था पर उस मेडिसिन से हम ठीक हो गए थे। ऋषि कहती है वो दवा मैंने ही बनाई थी। चीफ मान जाता है। वो अपने घमंड के लिए उससे माफी मांगता है और ऋषि की सभी बातें मानने के लिए रेडी हो जाता है। अब सबके जाने के बाद ऋषि बेहोश होने लगती है क्योंकि वो बहुत दिन से सो नहीं पा रही थी। ये रिपोर्ट देने एक नाइट ओलिवर के पास जाता है और इसी बीच कामिल और एल्स ऋषि के पास जाते हैं और दोनों कह रहे थे आप ठीक तो है ना, कुछ भी हो जाए हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ऋषि कहती है थियोडोर ने तुम्हें कुछ ऑर्डर दिए है ना। एल्स कहती है आपको कैसे पता। ऋषि कहती है मुझे पता है, उस दिन थियोडोर का लेटर तुमने ही मेरे रूम में रखा था क्योंकि तुम ही एक मेड हो जो स्लम एरिया से है और कामिल भी वहीं से है और थियोडोर सालों से प्राइवेटली स्लम एरिया की हेल्प कर रहा है। दोनों बताते हैं उन्हें ऋषि को किडनैप करने का ऑर्डर मिला है, पर थियोडोर ने कहा ऋषि को हर्ट नहीं होना चाहिए। ऋषि उनके साथ जाने के लिए मान जाती है। फिर ओलिवर वहाँ आता है पर उसे वहाँ ऋषि नहीं मिलती। दूसरी तरफ कामिल और एल्स थियोडोर को बताते हैं उन्होंने ऋषि को किडनैप कर लिया है। थियोडोर उससे मिलने जाता है। ऋषि पूछती है उसने ऐसा क्यों किया। थियोडोर बताता है आर्नोल्ड को गुस्सा दिलाने के लिए। ऋषि कहती है तुम अपने भाई के क्लोज होना चाहते हो ना। थियोडोर कहता है बकवास। फिर वो आर्नोल्ड के पास जाकर कहता है अगर तुम्हें ऋषि चाहिए तो राजगद्दी को री अनाउंस करो और लाइन में अगला मुझे बनाओ। तुम्हें ऋषि की चिंता है ना, तुम नहीं चाहते होगे उसके साथ कुछ बुरा हो, मुझे पता है तुम उसके लिए कुछ भी करोगे। तुम उसे अपने पास रखना चाहते हो और एक मैं हूँ जिसकी शक्ल भी देखना तुम्हें पसंद नहीं। आर्नोल्ड कहता है तुमने उसे किडनैप किया है ना, तो क्या तुमने उसे जेल में डाला है। थियोडोर कहता है नहीं, मैंने उसे एक रूम में रखा है पर वो भी जेल जैसा ही है। मैंने गेट लॉक किया है और गार्ड्स भी रखे हैं
और वो सबसे ऊपर के फ्लोर पे है, तो वो खिड़की से नहीं भाग सकती। आर्नोल्ड कहता है वाह, रूम में खिड़की भी है। वो कहता है तुमने उसे अंडर एस्टिमेट किया है, तुम्हारे जीतने का कोई चांस ही नहीं है, वो बस आती ही होगी। तभी वहाँ ऋषि आती है। थियोडोर को तो बिलीव ही नहीं होता। आर्नोल्ड ऋषि से कहता है तुम खिड़की से भागी या दीवार में छेद करके आई हो। ऋषि कहती है आप ये क्या कह रहे हो, मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह गेट से आई हूँ। थियोडोर कहता है वहाँ तो गार्ड्स थे ना, और गेट भी लॉक था, क्या किसी ने मुझे धोखा दिया। ऋषि कहती है मैं तुम्हें कुछ एडवाइस देती हूँ, जब भी किसी को किडनैप करो तो उसे रूम में अकेला मत छोड़ो, कम से कम 1 या 2 गार्ड्स को रूम में रखो और अलग अलग लोगों से उसकी तलाशी लो। नूड करके लोगे तो ज्यादा बेटर होगा, इससे वो कोई हथियार नहीं छुपा पाएगा। और उसे किसी पिलर या बेड से बांध के रखो, और सबसे इम्पोर्टेंट उसके हाथ पैर तोड़ दो और फिर हम देखते हैं। ऋषि ने अपने कपड़ों में चाकू छुपा रखा था और हेयर पिन से उसने गेट अनलॉक किया था, और फिर सबसे फाइट करने के लिए उसने अपनी ड्रेस को कट कर लिया था, और सबसे फाइट करके वो यहाँ आई है। अब आर्नोल्ड उसे अपना सूट पहनाता है और थियोडोर को उसके गले पे स्कार दिख जाता है। उसे इस स्कार के बारे में कुछ नहीं पता था। ऋषि उससे पूछती है उसने उसे किडनैप क्यों किया। वो कहता है राजगद्दी पाने के लिए। ऋषि कहती है पर मुझे ऐसा नहीं लगता। वो कहते हैं तुमने ये सब किया ताकि तुम राजगद्दी त्याग सको, तुमने मुझे किडनैप किया ताकि तुम्हें बुरा समझा जाए, सब तुम्हारे खिलाफ हो जाए। थियोडोर एग्री नहीं कर रहा था। ऋषि कहती है मुझे पता है तुम स्लम के लोगों की हेल्प करते हो और तुम अभी भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हो, और किसी पब्लिक फंड्स के यूज होने का कोई सबूत नहीं है, तो इसका मतलब तुम अपने खुद के पैसों से उनकी हेल्प करते हो। थियोडोर नहीं मान रहा था। वो कहता है मैं बस अपने भाई को हराना चाहता था। ऋषि कहती है तो तुमने आर्नोल्ड पे डायरेक्ट अटैक क्यों नहीं किया। मैं बताऊं क्यों, क्योंकि तुम ये सब उसके लिए ही कर रहे हो। थियोडोर कहता नहीं तुम गलत हो, गलत हो, गलत हो। मैं चाहता था आर्नोल्ड मुझे हेट करे, मुझे निकाल दे। अगर वो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो उसके हाथों मरना ज्यादा बेटर है। तभी आर्नोल्ड कहता है बस बहुत हुआ। ऋषि कहती है पर अभी अभी उसकी असली फीलिंग्स बाहर आ रही है। आर्नोल्ड कहता है मुझे परवाह नहीं। थियोडोर भागता हुआ चला जाता है। ऋषि आर्नोल्ड से कहती है तुम उससे दूरी क्यों बना रहे हो। उस दिन तुमने कहा था मुझे तुम्हारी वाइफ बनने का संकल्प नहीं लेना चाहिए, मुझे वो भी समझ नहीं आ रहा था। वो कहती है तुम सब कुछ छोड़कर अपने भाई को सौंपने वाले हो ना, उसे इसी बात का डर है ना, इसीलिए वो ऐसी चीजें कर रहा है जिसे उसे किंगडम से निकाल दिया जाए या खत्म कर दिया जाए। वो कहती है तुम उससे दूर रहते हो ताकि अगर तुम वॉर में मारे जाओ तो उसे ज्यादा दुख ना हो। वो कहती है एक बार इसका अपोजिट सोच कर देखो, अगर पहले वो मर गया तो तुम्हें कैसा लगेगा, उसके साथ बुरा बर्ताव करने के लिए तुम्हें रिग्रेट होगा ना। वो कहती है पर मुझे तुम्हारी वाइफ बनके अपनी लाइफ जीने में कोई रिग्रेट नहीं है। फिर वो छत पे जाती है। वहाँ थियोडोर एक दिन को याद कर रहा था जब बैटल में उनके सोल्जर्स घायल हो गए थे और एनिमी ने कैंप पे हमला कर दिया था। थियोडोर उन्हें बचाने के लिए सामने आ गया था, पर वो बहुत छोटा था, एनिमी उसे मारने ही वाले थे, पर आर्नोल्ड ने आकर सबको मार दिया था और कहा था एक राजा की फैमिली के मेंबर के नाते तुम्हारा ये डिसीजन सही नहीं था, पर तुमने इन्हें बचाने की कोशिश करी, ये प्राउड की बात है, पर दोबारा कभी अपनी जान को दांव पे मत लगाना। अब ऋषि वहाँ आती है। वो कहते तुम्हें पता है ना, वो जानबूझकर दूसरे कंट्रीज में अपनी अच्छाई नहीं दिखाते। थियोडोर कहता है हाँ मुझे पता है, आखिर मैं उसे हमेशा से देखता आया हूँ, वो जानबूझकर बुरा बनता है, ऐसे काम करता है कि वो जल्दी ही इस दुनिया से चल बसे, पर उसके जितने अच्छे इंसान का ये दुनिया छोड़ना अच्छी बात नहीं। वो सब कुछ मेरे भरोसे छोड़कर जाना चाहता है ना, तो अगर मैं पहले मर जाऊं तो वो और कोई बेवकूफी नहीं कर पाएगा। ऋषि कहती है मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी उसे ऐसा करने से रोकने में, पर मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। थियोडोर कहता है मैं खुश हूँ कि आपको मैं यूजफुल लगा, पर मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूँ कि मैं अपने भाई के काम कैसे आ सकता हूँ। वो छत पे से कूद जाता है। ऋषि बचाने के लिए भागती है, पर उसमें और एनर्जी नहीं थी, इसीलिए वो गिर जाती है। तभी आर्नोल्ड आकर थियोडोर का हाथ पकड़ के उसे ऊपर खींचता है और उसे चाटा मारता है और गुस्से से कहता है तुम ये क्या कर रहे थे। थियोडोर कहता है मैं बस इसी तरह तुम्हारे काम आ सकता हूँ। आर्नोल्ड कहता है मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई कहला सकूं, तो तुम मेरे लिए इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हो। ऋषि कहते तुम्हारे भाई ने जो किया वो सही नहीं था, पर वो तुम्हारी स्ट्रेंथ बनना चाहता है। थियोडोर कहता है उसने सही कहा, मैं यही चाहता हूँ, मैं तुम्हारी ताकत बनना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि तुम मेरे इकलौते बड़े भाई हो। आर्नोल्ड कहता है दोबारा कभी ऐसी हरकत मत करना, मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना, खुद को खतरे में मत डालना। थियोडोर रोने लगता है क्योंकि आर्नोल्ड को उसकी ही कही बात याद थी। वो आर्नोल्ड से सॉरी कहता है। आर्नोल्ड कहता है अब रो मत। फिर वो ऋषि से बात करने जाता है, पर ऋषि बेहोश हो जाती है। एक्चुअली वो बहुत दिन से सो नहीं पा रही थी, तो उसे नींद आ गई थी।
आर्नोल्ड थियोडोर को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपता है जिससे थियोडोर खुश हो जाता है और फिर आर्नोल्ड ऋषि को लेकर चला जाता है। जब ऋषि उठती है तो आर्नोल्ड उसे थियोडोर का लेटर देता है जिसमें उसने माफी मांगी थी और कहा था, तुमने मेरी हेल्प मांगी थी ना, मैं रेडी हूँ, मैं स्लम एरिया के लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, जब भी काम हो आ जाना। ऋषि खुश हो जाती है और आर्नोल्ड से कहती है, तुम दोनों के बीच बात हुई ना? आर्नोल्ड कहता है, तुम स्माइल क्यों कर रही हो? वो कहती है, क्योंकि मैं खुश हूँ। आर्नोल्ड कहता है, एक और चीज सोच लो जो तुम्हें चाहिए, मैंने फिर तुम्हें टच ना करने का प्रॉमिस तोड़ दिया था। ऋषि को किस याद आ जाती है, वो ब्लैंकेट ओढ़ के ब्लश करती हुई कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आर्नोल्ड उसे अपने भाई का ख्याल रखने के लिए थैंक्स कहता है। अब अगले दिन ऋषि थियोडोर से फेवर मांगती है। वो उसे बताती है वो कल से होने वाली नाइट्स की ट्रेनिंग में शामिल होना चाहती है। थियोडोर मना कर देता है क्योंकि वो अपनी सिस्टर इन लॉ को कोई भी ऐसा काम करने नहीं देना चाहता जिसमें वो इंजर्ड हो जाए। पर फिर वो मान जाता है क्योंकि जब आर्नोल्ड को ये पता चलेगा तो उसका रिएक्शन अनएक्सपेक्टेड होगा और ये मौका वो नहीं गंवाना चाहता। हालांकि ऋषि कंफर्म कर देती है कि वो ये सब आर्नोल्ड को शॉक करने के लिए नहीं कर रही। दूसरी तरफ क्योलोस किंगडम से एक लेटर आया था जिसे पढ़कर आर्नोल्ड शॉक हो जाता है। फिर वहाँ ऋषि आती है और उसे बताती है उसने उसके लिए एक रूम रेडी करवाया है। वो पूछती है, क्या आप देखने चलोगे? आर्नोल्ड कहता है, मुझे लगा था तुम विला में अकेले रहना चाहती हो। ऋषि कहती है, नहीं, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। आर्नोल्ड कहता है, ठीक है चलो, मेरा मूड ठीक हो गया है। ऋषि उसे रूम दिखाती है। आर्नोल्ड को बहुत पसंद आता है। उसे बिलीव नहीं हो रहा था इतने टाइम से बंद पड़े विला को ऋषि ने इन 3 वीक में पूरा चेंज कर दिया और ऋषि मेट्स को पढ़ाना भी सिखा रही थी जिसके लिए आर्नोल्ड उसकी तारीफ करता है। ऋषि को लग रहा था आर्नोल्ड उसे छेड़ रहा है पर वो सच में तारीफ कर रहा था। फिर ऋषि बताती है, इस रूम में सबसे ज्यादा रोशनी और हवा आती है, आप दोपहर में आकर भी नैप ले सकते हो। आर्नोल्ड कहता है, मैं अपने रूम में नहीं आता हूँ। और वो कहता है, ये रूम तुम्हारे कमरे के साथ ही है ना? ऋषि कहती है, हाँ, मैंने सोचा इससे गार्ड्स को आसानी होगी। आर्नोल्ड कहता है, और मुझे भी तुम पे नजर रखने में आसानी होगी। उसके बाद ऋषि आर्नोल्ड को याद दिलाती है उसने प्रॉमिस किया था वो उसके साथ तलवारबाजी करेगा। आर्नोल्ड को याद आता है पार्टी में उसने प्रॉमिस किया था। ऋषि कहती है, एक बार ही काफी होगा, प्लीज मुझे भी वो स्पेशल ट्रेनिंग मेथड सिखाना जो आपने और नाइट्स ने सीखे हैं। आर्नोल्ड कहता है, तुम्हें वो स्पेशल क्यों लगे? ऋषि कहती है, जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने नाइट्स को ट्रेन करते हुए देखा। यहाँ के नाइट्स की मूवमेंट दूसरे नाइट्स की मूवमेंट से अलग होती है। आर्नोल्ड मान जाता है। ऋषि बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में दोनों तलवारबाजी के लिए रेडी थे। दोनों के एक हाथ लॉक थे और आर्नोल्ड ने तो अपना पैर भी लॉक किया हुआ था। ऋषि कहती है, आपने ऐसा इसीलिए किया है ना कि अगर बैटल फील्ड में हमारा ये पार्ट काम ना करे तो भी हम फाइट करके खुद को बचा सके। आर्नोल्ड कहता, मुझे लगा ही था, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है। वो कहता, तुम चिंता मत करो, मैं जिससे शादी करने वाला हूँ उसे चोट नहीं पहुँचाऊंगा। ऋषि कहती है, अगर मैं जीतूंगी तो आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दोगे और अगर मैं हारी तो मैं आपकी एक विश पूरी करूंगी। फिर दोनों तलवारबाजी स्टार्ट करते हैं और फाइट के दौरान आर्नोल्ड उसकी गलतियां बता रहा था और कैसे इम्प्रूव करे वो भी सिखा रहा था। और ऋषि आर्नोल्ड के साथ पिछली लाइफ के बैटल को ध्यान में लाकर उसके अटैक को प्रिडिक्ट कर लेती है पर फिर भी वो उससे जीत नहीं पाती। आर्नोल्ड ने भी नोटिस कर लिया था। वो कहता है, तुम मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान के बारे में सोचकर फाइट कर रही थी ना? पर ऋषि कहती है, नहीं। वो कहती है, मैं जितनों से मिली हूँ आप उन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग हो। और वो मन में कहती है, हाँ मैं सोच रही थी, पर वो आपका ही फ्यूचर वर्जन था। और जीतने के रिवॉर्ड में आर्नोल्ड उसे 2 दिन बाद अपने साथ टाउन में चलने को कहता है। फिर वो उसे अंदर चलने को कहता है पर ऋषि के हाथ और पैर शेक हो रहे थे, वो खड़ी नहीं हो सकती थी। आर्नोल्ड उसे उठाकर ले जाने लगता है और ऋषि शर्म के मारे चिल्ला देती है। उसे ले जाते हुए आर्नोल्ड पूछता है, अगर तुम मुझसे जीतती तो क्या पूछती? ऋषि उसका बर्थडे पूछती है। आर्नोल्ड बताता है 28 दिसंबर। ऋषि पूछती है उसे किस तरह की लड़कियां पसंद है। आर्नोल्ड कहता है, और ये जानकर तुम क्या करोगी? अब अगले दिन आर्नोल्ड का सामान उसके नए रूम में शिफ्ट किया जा रहा था। ऋषि ओलिवर से पूछती है, वो है कहाँ? ओलिवर बताता है, वो रात में सोए नहीं, वो अभी भी काम कर रहे हैं। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश करी पर वो नहीं माने। फिर ऋषि खुद आर्नोल्ड के पास जाकर उसे रेस्ट करने को कहती है। ऋषि कहती है, पूरी रात काम करना आपकी बॉडी के लिए सही नहीं। आर्नोल्ड कहता है, अगर मैं कोशिश भी करूंगा तो भी मैं नहीं सो पाऊंगा क्योंकि मुझे पैलेस के सभी लोगों की प्रेजेंस फील होती है। ऋषि कहती है, तो मैं आपको सुला दूंगी। अब ऋषि आर्नोल्ड के रूम में बैठ जाती है। उसका मानना था उसकी प्रेजेंस की वजह से आर्नोल्ड बाहर वालों की प्रेजेंस ज्यादा फील नहीं कर पाएगा पर फिर भी आर्नोल्ड को नींद नहीं आती। ऋषि उसके साथ बेड पे सो जाती है और बच्चों को जैसे सुलाते हैं वैसे थपकी देने लगती है। आर्नोल्ड कहता है, बस तुम ही हो जो मुझे बच्चों की तरह ट्रीट कर सकती हो। ऋषि उसके स्कार को टच करने लगती है। आर्नोल्ड उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अगर मैंने ग्लव्स पहने होते तो मैं इसके काउंटर में तुम्हें टच करता। ऋषि का फेस लाल हो रहा था। वो कहते हैं, ग्लव्स पहनकर छूने से सब ठीक नहीं होता। आर्नोल्ड कहता है, मैं मजाक कर रहा था। ऋषि सोचती है, ये कितना सिंसियर है और एक मैं हूँ, जैसे तैसे टच कर देती हूँ। वो अपना कॉलर ओपन करती है और आर्नोल्ड से कहती है वो टच कर सकता है।
आर्नोल्ड उसके मुंह पे पिलो मार देता है और कहता है तुम्हारा ये एक्सप्रेशन ही मेरे रिवेंज के लिए काफी है। वो कहता है तुम्हें मेरे साथ बेड पे सोने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरे इतने क्लोज आंखों में देखना तुम हैंडल नहीं कर पाती। ऋषि कहते हैं ये कोई बैटलफील्ड नहीं है, इसीलिए मैं आपको घर जैसा फील कराना चाहती हूँ जिससे आपको नींद आ सके। आर्नोल्ड कहता है तो जब तक मुझे नींद नहीं आती यहीं रहना। वो कहता है किसी के साथ बेड शेयर करने से नींद आसानी से आ जाती है। और आर्नोल्ड को सुलाते सुलाते ऋषि खुद ही सो जाती है। जब वो उठती है तो वो एम्बैरेस फील कर रही थी। तभी आर्नोल्ड उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है क्योंकि उसने ओलिवर की प्रेजेंस को फील कर लिया था। फिर ओलिवर आता है और कुछ रिपोर्ट देकर चला जाता है और ऋषि इतनी एम्बैरेस थी कि वो ब्लैंकेट से बाहर ही नहीं आ रही थी। फिर जैसे तैसे वो अपने रूम में जाती है। एल्स बताती है आर्या ट्रेडिंग कंपनी से पैकेज आया है और पैकेज में हेयर और कुछ और मटेरियल था जिससे ऋषि लड़का दिख सके। ये पैकेज उसने मंगवाया था क्योंकि कल से वो 10 दिन की नाइट बनने वाली ट्रेनिंग में शामिल होने वाली है और कल होकर वो ट्रेनिंग में पहुंच जाती है। उसने अपना नाम लूकस रखा था और वो रनिंग में सबसे पीछे होती जा रही थी। रनिंग के बाद वो बहुत थक गई थी। एक कैंडिडेट वहां आकर उसे ज्वाइन करता है और बताता है वो प्रिंस आर्नोल्ड की तरह बनना चाहता है, तलवारबाजी का मास्टर। तभी वहां लाउविन आता है। वो कहता है तुम्हें राजा की फैमिली के लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। लड़का कहता है मैं समझ गया लॉर्ड लाउविन। ऋषि सोचती है लाउविन ये तो नॉर्थ के गार्डियन है और बहुत लॉयल भी है, पर आज से 3 साल बाद जब आर्नोल्ड एम्परर बन जाएगा तो इसे डेंजरस क्रिमिनल डिक्लेयर करके मार दिया जाएगा। तभी लाउविन ऋषि से कहता है तुम चिकन खाती हो? ऋषि हाँ कहती है। वो कहता है तुम्हें और खाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे मसल एक एवरेज मैन से भी कम है। फिर ऋषि एक शेड में जाकर चेंज करती है और विला वापस जाती है और आर्नोल्ड उसके कान में कहता है कल दोपहर 2 बजे वेस्टर्न गेट पे मिलना और सबसे छुप के आना। बाद में एल्स पूछती है आप प्रिंस से सीक्रेटली बात क्यों कर रही थी? ऋषि बताती है वो दोनों टाउन में जाने वाले हैं और वो ड्रेस के बारे में सोच रही थी वो क्या पहने। एल्स कहती है आप चिंता मत करो, मैं आपको इस दुनिया में सबसे सुंदर बना दूंगी। अब अगले दिन ऋषि और आर्नोल्ड दोनों छुपके से टाउन में जाते हैं और आर्नोल्ड उसे हुडी नीचे करने को कहता है क्योंकि वहाँ कोई भी ऋषि को बाय फेस नहीं जानता था। ऋषि हुडी हटाती है। आर्नोल्ड देखता ही रह जाता है। वो कहता है ये तुम्हारी मेड ने किया है ना, उसका काम तारीफ के काबिल है। फिर दोनों मार्केट जाते हैं और ऋषि बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। आर्नोल्ड कहता है नॉर्मल मार्केट ही तो है। ऋषि कहती है बिल्कुल भी नहीं, वो वहाँ की चीजों को स्पेसिफाइड करती है और आर्नोल्ड बार बार टाइम देख रहा था। फिर दोनों और घूमते हैं और ऋषि कुछ खाने का लाती है और उसे खाने के लिए फोर्स करती है। फिर वो कहता है अगर हम एक ही जगह पे रुके तो ओलिवर के चमचे हमें देख लेंगे। अब आर्नोल्ड उसे ज्वेलर के पास लेकर जाता है और लेडी ऋषि को तीनों स्टोन्स में से फेक वाला पहचानने को कहती है। ऋषि कहती है मुझे नहीं पता। फिर वो अप्रेजल टूल्स मांगती है और रोशनी में चेक करके कहती है ये सारे ही ओरिजिनल की तरह हैं पर सारे ही फेक हैं। लेडी कहती है सॉरी मैं आपकी स्किल्स को समझ नहीं पाई। आर्नोल्ड कहता है अगर आप सेटिस्फाइड हो गई हो तो जैसा उसे चाहिए वैसा रेडी कर दो। ऋषि को समझ नहीं आ रहा था यहाँ चल क्या रहा है। वो कहती है मुझे लगा मैं आपकी विश पूरी करने आई हूँ। आर्नोल्ड कहता है मेरी विश है तुम मेरी रिंग को एक्सेप्ट करो। लेडी कहती है प्रिंस आर्नोल्ड ने हमसे कहा उन्हें वेडिंग सेरेमनी में अपनी दुल्हन के लिए रिंग चाहिए और वो कुछ मटेरियल लेने चली जाती है। ऋषि पूछती है रिंग क्यों? आर्नोल्ड कहता है मैं कुछ और दूंगा तो तुम वो नहीं लोगी और वैसे भी मैं अपने पैसों का यूज नहीं करता तो सब इकोनॉमी में ही चला जाएगा। ऋषि मान जाती है। फिर लेडी ऋषि को रिंग के लिए स्टोन चूज करने को कहती है। ऋषि को समझ नहीं आ रहा था। लेडी उसे सजेस्ट करती है ऐसा चुनो जो तुम्हें पसंद हो जैसे तुम्हारा फेवरेट कलर। ऋषि कहती है क्या आपके पास आर्नोल्ड की आंखों के कलर जैसा क्रिस्टल होगा? फिर उसे रियलाइज होता है ये मैंने क्या बोल दिया। वो कहती है मुझे बस आर्नोल्ड की आंखों का कलर पसंद है, इसका और कोई मतलब नहीं था। और लेडी कुछ और मटेरियल लेने चली जाती है और ऋषि को शर्म आ रही थी। वो अपना फेस छुपा लेती है। अगले सीन में दोनों कंट्री के एंट्रेंस गेट के ऊपर थे और आर्नोल्ड पूछता है तुमने अपने थर्ड फिंगर का साइज क्यों दिया? ऋषि मन में कहती है क्योंकि सेरेमनी में लेफ्ट हैंड के थर्ड फिंगर में रिंग पहनाना मेरे यहाँ का रिवाज है पर गालकेहन में रिंग का कोई रिवाज नहीं है। और वो पूछती है आप मुझे रिंग क्यों देना चाहते हो? आर्नोल्ड कहता है कोई रीजन नहीं है पर तुम हमेशा अपने हाथों से काम करती रहती हो तो अगर मेरा दिया हुआ गिफ्ट तुम्हारे हाथ में होगा तो मुझे अच्छा लगेगा। फिर वो लॉविन के बारे में पूछती है। आर्नोल्ड बताता है वो नाइट को सिखाने के लिए सबसे क्वालिफाइड है इसीलिए मैंने उसे बुलाया है। ऋषि पूछती है ऐसा कौन सा गेस्ट आ रहा है जिसके लिए आपने उसे यहाँ बुलाया है? वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस को गार्ड कर रहे थे, आपने सिर्फ नाइट्स को ट्रेन करने के लिए उन्हें यहाँ नहीं बुलाया होगा। आर्नोल्ड कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कोई गेस्ट आने वाला है? ऋषि कहती है क्योंकि आप बार बार टाइम देख रहे थे पर जब से हम यहाँ आए हैं तो आपने देखना बंद कर दिया
और इस जगह से हम कैपिटल में आने वाले सभी को देख सकते हैं। आर्नोल्ड बताता है, हमें एक दूसरे कंट्री से लेटर आया था। सैंडर ने कहा था वो हमारी वेडिंग अटेंड नहीं कर पाएगा, तो वो एडवांस में सेलिब्रेट करना चाहता है। इससे पहले कि मैं उसे रिप्लाई करता कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, उससे पहले ही उसका एक और लेटर आ गया। उसमें लिखा था वो जल्दी से जल्दी सेलिब्रेट करना चाहता था, इसीलिए वो रिप्लाई का वेट करे बिना वहाँ से निकल चुका है। तभी वहाँ उस गेस्ट की गाड़ी आती है और ऋषि लोगो देखकर समझ जाती है प्रिंस काइले आ रहा है। ये वही प्रिंस है जिसका इलाज ऋषि ने अपनी पुरानी लाइफ में किया था। उसे एक मेमोरी भी याद आती है जिसमें काइले ने कहा था वो किंगडम को प्रोटेक्ट करना चाहता है। फिर काइले विला में आता है और आर्नोल्ड को शादी के लिए कांग्रेट्स करता है। ऋषि मन में कहती है इस एम्पायर और कोयलस एम्पायर की स्ट्रेंथ में बहुत डिफरेंस है। कोयलस में जेम्स, गोल्ड और सिल्वर प्रोड्यूस किया जाता है। वो अमीर है पर बहुत सालों से वहाँ स्नो गिर रही है, जिसकी वजह से वो खाना प्रोड्यूस नहीं कर पाते और दूसरे कंट्रीज के ट्रेड पर डिपेंड रहते हैं। और 5 साल बाद प्रिंस आर्नोल्ड की स्टार्ट करी वॉर में सब खत्म हो जाएगा। अब आर्नोल्ड ऋषि को उससे इंट्रोड्यूस कराता है। काइले घुटनों के बल बैठकर ऋषि की तारीफ करता है। ऋषि आर्नोल्ड को देखती है, उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वो उसे मार ही देगा। बाद में ऋषि पूछती है आपको उसके इरादे के बारे में कुछ पता चला? आर्नोल्ड कहता है उसकी बातें नॉनसेंस थी। ऋषि कहती है पर आपकी आंखें कह रही थी आप उसे मार दोगे। आर्नोल्ड कहता है ऐसा नहीं है। वो कहता है अगर तुम उसकी बातें सुनना चाहती हो तो मैं उसके साथ तुम्हारी मीटिंग करवा दूंगा। ऋषि कहती है मैंने सुना है वो वीक है, मेरे पास उनके लिए मेडिसिन है। आर्नोल्ड बताता है कल एक पार्टी होगी और लॉविन भी उसमें इनवाइटेड है। अगर काइले कोई चाल चल रहा होगा तो वो पकड़ा जाएगा। ऋषि सोचती है अगर लॉविन कल शाम की पार्टी में आया और उसने मुझे देख लिया तो वो समझ जाएगा मैं ही लूकस हूँ। अगले सीन में ऋषि गार्डन में काम कर रही थी, तभी माइकल वहाँ आता है। ये वही प्रोफेसर है जिसने थर्ड लाइफ में ऋषि को सिखाया था और ये प्रिंस काइले के साथ यहाँ आया है। कामिल कहता है अगर आप रास्ता भटक गए हो तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। माइकल कहता है नहीं मैं भटका नहीं हूँ, मुझे उस लेडी से बात करनी है। ऋषि बात करने आगे आती है। माइकल खुद को इंट्रोड्यूस करता है और फिर नेल पेंट बनाने के इंग्रेडिएंट्स को बताने लगता है। ऋषि कहती है आपको तो सब पता है। वो कहती है जब तक आप यहाँ हो मुझे कुछ मैटर्स में आपकी एडवाइस चाहिए। माइकल मान जाता है। ऋषि कहती है तो मैं आपको प्रोफेसर बुलाऊंगी और वो मन में कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी मैं दोबारा कभी आपको प्रोफेसर कह पाऊंगी। माइकल कहता है वैसे जो प्लांट्स तुम ग्रो कर रही हो इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, पर मुझे लग रहा है तुम काइले के लिए मेडिसिन बनाने वाली हो। अगले सीन में काइले और ऋषि बात कर रहे थे। माइकल वहाँ आता है। काइले बताता है ये प्रिंसेस है। माइकल कहता है पर अब ये मेरी स्टूडेंट है और मुझे लगता है वो जो प्लांट्स ग्रो कर रही है उससे तुम्हारी मेडिसिन बन सकती है। मुझे इस बारे में ज्यादा तो नहीं पता पर मैं चाहता हूँ तुम एक बार ट्राई करो। ऋषि कहती है आप एक्सपेरिमेंट के लिए प्रिंस को नहीं चुन सकते। काइले कहता है मैं रेडी हूँ, मेरी कंट्री के स्कॉलर चाहते हैं तो मैं जरूर ट्राई करूंगा और मैंने कसम खाई थी इस बीमारी का इलाज करने के लिए मैं सब कुछ करूंगा। फिर ऋषि मेडिसिन बनाकर लाती है और कहती है इसके साथ एक प्रॉब्लम है, इसका स्वाद बहुत खराब है। माइकल कहता है कोई बात नहीं, काइले से आराम से सह लेगा और वो फटाफट उसे पिला देता है। ऋषि कह रही थी कम से कम पानी तो ले लो, पर जब तक माइकल पिला चुका था वो काइले से उसका टेस्ट पूछता है। काइले बताता है उसका स्वाद बहुत ही बुरा है, उसे तो उल्टी भी होने वाली है। ऋषि नाइट्स को जल्दी से पानी लाने को कहती है और फिर काइले आराम करने चले जाता है और माइकल ऋषि को अपने रिसर्च की बुक देता है। ऋषि बहुत खुशी से बुक पढ़ रही थी और माइकल सोच रहा था काइले ने कहा था मेरी बुक किसी को समझ नहीं आएगी। वो कहता है ये लड़की सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। ऋषि को याद आता है पिछली लाइफ में माइकल ने उसे कहा था तुम एक इंटेलिजेंट लड़की हो और इसीलिए तुम चाहोगी कि तुम मेडिसिन से हर किसी को खुश करो, पर ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने उसे समझाया था कि पॉइजन को भी कुदरत ने ही बनाया है तो उसका भी कुछ रोल है और वो अपनी रिसर्च के एक्सपेरिमेंट के लिए एक इंसान को ढूंढ रहे थे, पर उनका मानना था जैसा इंसान उन्हें चाहिए वो शायद इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब ऋषि मन में कहती है हम उस रिसर्च में एक दूसरे को कभी नहीं समझ पाए, पता नहीं वो जैसा इंसान ढूंढ रहे थे वो उन्हें मिला या नहीं। तभी वहाँ आर्नोल्ड आता है और कहता है घर जाने का टाइम हो गया है और उसे माइकल के बारे में कुछ नहीं पता था। ऋषि उसे इंट्रोड्यूस करती है और बताती है ये मुझे सिखा रहे हैं। आर्नोल्ड कहता है सिखाने के बदले आपको कुछ भी चाहिए होगा तो मांग लेना। अब वो ऋषि के साथ जाते हुए पूछता है तुम रोज इतनी रात तक काम करती हो? ऋषि कहती है मैं काम करते करते खो जाती हूँ और मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता, पर मैं दोपहर में सो गई थी तो आप चिंता मत करो। आर्नोल्ड अपनी पॉकेट वॉच उसे दे देता है और कहता है मैं इसे बैटल में स्ट्रेटजी बनाने के लिए यूज करता था, पर अब लोगों को लगता है इसका टाइम सही नहीं है, पर मैं बता दूं ये बिल्कुल सही टाइम बताती है। ऋषि मन में कहती है ये न्यू टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने के लिए फ्लेक्सिबल है। तभी उसे माइकल की बात याद आती है कि मैं जैसा इंसान ढूंढ रहा हूँ शायद वो एग्जिस्ट ही नहीं करता और उसे कुछ रियलाइज
सरप्राइज होता है। वो आर्नोल्ड को घूरने लगती है। आर्नोल्ड कहता है क्या हुआ? ऋषि बताती है मेरे हर्बलिज्म के मास्टर को भी ये बहुत यूजफुल लगता था। आर्नोल्ड उसके हर्बलिज्म मास्टर और माइकल के बीच डिफरेंस पूछता है। ऋषि बताती है वो हर्बलिस्ट दुनिया की सभी चीजों को रिसर्च करके न्यू चीजें बनाते थे, और जहाँ तक माइकल का सवाल है वो हर्बलिस्ट नहीं है, वो एक अल्केमिस्ट है। अब अगले दिन ऋषि पार्टी के लिए रेडी होती है। वो ये ध्यान में रखकर रेडी होती है कि लॉविन उसे पहचान न ले। फिर एल्स उसे लेटर देती है। ये लेटर ज्वेलरी वाली लेडी ने भेजा था। उन्होंने बताया था क्योलस के लोगों के जुड़ने से रिंग जल्दी रेडी हो जाएगी, वो जल्दी ही डिलीवर कर देंगे, और उन्होंने उसका ब्लूप्रिंट भी भेजा था। ऋषि को रिंग का डिजाइन बहुत पसंद आता है। फिर वो आर्नोल्ड के साथ पार्टी में जाती है। कायले भी उन्हें ज्वाइन करता है। ऋषि उससे उसकी तबीयत पूछती है। कायले बताता है वो ठीक है। फिर वो नीचे जाती है और अपनी 5th लाइफ में सीखी स्किल का यूज करके लॉविन को ढूंढ लेती है, और वो उसे अवॉइड करने का प्लान करती है। वो उसके अपोजिट साइड के गेस्ट से जाकर बातें करती है और उसे ज्वेलरी वाली लेडी का बेटा मिलता है। वो ज्वेलरी खरीदने के लिए ऋषि को थैंक्स कहता है। ऋषि कहती है वो मैंने नहीं, प्रिंस आर्नोल्ड ने खरीदी थी। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं आर्नोल्ड एक लड़की को ज्वेलरी दे रहा है। ऋषि मन में कहती है जब मुझे पता चला था तो मैं भी सरप्राइज हो गई थी। फिर ऋषि बताती है आपकी मॉम का लेटर आया था, उन्होंने कहा रिंग जल्दी ही डिलीवर हो जाएगी। वो कहती है क्या क्योलोस के आर्टिस्ट के जुड़ने से काम में इतना डिफरेंस आ जाता है? वो लड़का कहता है हाँ, वहाँ के लोग इस काम में बहुत माहिर हैं। ऋषि कहती है हाँ, जेम्स और मेटल बनाने वाली कंट्री से यही उम्मीद करी जा सकती है। दूसरी तरफ कायले आर्नोल्ड से उसकी स्ट्रेंथ मांग रहा था, मतलब मिलिट्री सपोर्ट, क्योंकि उनकी खुद की कंट्री की स्ट्रेंथ बहुत कम थी। वो सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट कर पा रहे थे क्योंकि वो जेम्स और मेटल्स ट्रेड करते हैं। वो कहता है कुछ कंट्रीज ने हम पे नजर बनाई हुई है, वो कभी भी हमें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और मैं हमारे लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, प्लीज हेल्प करो। और ऋषि उनकी बातें सुन रही थी। आर्नोल्ड कहता है मैं समझा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम बहुत कमजोर हो और हमेशा बीमार रहते हो। वो पूछता है बदले में हमें क्या मिलेगा? कायले कहता है मैं आपको जेम्स मेटल सब दे दूंगा, आपको एक्सपोर्ट करना हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी, चाहे हमारी कंट्री का प्रॉफिट ना भी हो तो भी। ऋषि कहती है इससे बात नहीं बनेगी, तुम झूठ बोलने में अच्छे नहीं हो। आर्नोल्ड कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो टाइम पीरियड की बात करता। वो कहता है जेम्स किंगडम के फंड्स का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स होता है, इसे बिना प्रॉफिट के ट्रेड नहीं करना चाहिए। तुम इस तरह की बात कर रहे हो, इससे ये साफ है कि तुम्हारे रिसोर्सेज खत्म होने वाले हैं, है ना? कायले हैरान हो जाता है। ऋषि मन में कहती है सही कहा। आर्नोल्ड कहता है तुमने बेवकूफी भरा डिसीजन लिया है। कायले कहता है अब मैं ज्यादा दिन जीने नहीं वाला, और एक न्यू बेबी मेरी रॉयल फैमिली में बॉर्न होने वाला है। उस बच्चे के फ्यूचर के लिए और हमारे लोगों की भलाई के लिए मैं जो कर सकता हूँ करूँगा। मैंने रिसर्च करी है, मुझे पता है तुम अपने लोगों की फिक्र करते हो। आर्नोल्ड कहता है आगे डिसीजन करना बेकार है, और वो जाने लगता है। कायले कहता है प्लीज क्योलेस की हेल्प करो। आर्नोल्ड कहता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, किसी कंट्री के साथ हाथ मिलाने के बजाय उसे मिटाना या कब्जा करना मुझे ज्यादा सूट करता है, और फिर वो चला जाता है। ऋषि कहती है 5 साल बाद आर्नोल्ड एम्परर बन जाएगा और वॉर स्टार्ट कर देगा, और क्योलेस गालकेहन से फाइट करेगा जिसमें बहुत सारी जाने जाएगी। पर प्रिंस कायले ने प्रिंस आर्नोल्ड की तरफ हाथ बढ़ाया, इससे फ्यूचर चेंज हो सकता है। फिर उसे याद आता है कायले ने कहा था वो अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना चाहता है और इसे बचाने के लिए वो कुछ भी करेगा। अब वो सोचती है अगर मैंने आर्नोल्ड को इस डील के लिए मना लिया तो उनके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे और ये वॉर नहीं होगी, पर मैं ये करूंगी कैसे? और दूसरी तरफ कायले माइकल को आर्नोल्ड की सारी बातें बताता है, और माइकल बाहर आकर धुआं फूंकते हुए कहता है फाइनली मुझे वो इंसान मिल ही गया जो पॉइजन को समझता है। अब अगले दिन सुबह सुबह ऋषि ट्रेनिंग कर रही थी और सोच रही थी अगर आर्नोल्ड ने कायले का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया तो वो शहर मिट्टी में मिल जाएगा। तभी वहाँ लॉविन आता है और कहता है मुझे तुम्हारी ट्रेनिंग में हेजिटेशन दिख रही है। ऋषि कहती है हाँ, वो मैं सोच रही थी अगर वॉर हुआ तो हम सभी को वॉर में फाइट करने जाना होगा, और इससे मुझे डर लग रहा है। लॉविन कहता है लास्ट वॉर में मैंने अपने बेटे को खो दिया था, मुझे उस पर प्राउड है, वो जी जान से लड़ा था, पर फिर भी उस प्राइड से ज्यादा मुझे उसकी लाइफ प्यारी थी। वो कहता है वॉर में लोगों से उनका फ्यूचर छीन लिया जाता है और इस फ्यूचर को बचाने के लिए हमें डटकर सामना करना होता है। वो कहता है तुम्हें खुद की फीलिंग्स और उम्मीदों को खत्म नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे अपना मोटिवेशन बनाना चाहिए। ये सब कहकर वो चला जाता है। उसकी बातों ने ऋषि में हिम्मत भर दी थी। वो कहती है मैं वॉर में मरना नहीं चाहती और कोयलस को बर्बाद होते हुए भी नहीं देखना चाहती, और साथ ही मैं आर्नोल्ड को ये भी यकीन दिलाना चाहती हूँ वो ऐसे नहीं है जो दूसरी कंट्रीज को तबाह करे या उन पे राज करे। फिर सबको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है और लॉविन बताता है आर्नोल्ड आज आप सबकी ट्रेनिंग देखने वाले हैं। ऋषि सोचती है आज तो मैं गई काम से, पर जब आर्नोल्ड उस पे से नजरें हटा लेता है तो वो सोचती है शायद मैं बच गई, पर अगले ही पल आर्नोल्ड उसे अकेले में धर दबोचता है। पर ऋषि नाटक करे जा रही थी कि वो एक सोल्जर है।
तो आर्नोल्ड भी फायदा उठाता है। वो कहता है अगर तुम वो नहीं हो जो मैं समझ रहा हूँ तब तो मेरे टच करने से तुम्हें प्रॉब्लम भी नहीं होगी। वो उसका मुंह दबाने लगता है। ऋषि को किस याद आ जाता है। वो माफी मांग लेती है। आर्नोल्ड पूछता है वो ट्रेनिंग क्यों कर रही है। ऋषि कहती है आपने जो ट्रेनिंग करी है मैं भी वो करना चाहती हूँ। आर्नोल्ड मान जाता है पर वो कंडीशन रखता है कि ऋषि को प्रॉपर रेस्ट करना होगा और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो लड़की है। फिर ऋषि बताती है उसने कायले के प्रपोजल की बात सुन ली थी। आर्नोल्ड कहता है मुझे पता है तो मुझे कन्वेंस करने का सोच रही होगी पर उस कंट्री की कोई वैल्यू नहीं जो अपनी पावर खो चुका है। अब ऋषि कायले के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद करती है। उस टाइम वो चीफ के साथ आर्या ट्रेडिंग कंपनी में थी और वो कायले को सर्वाइवल के लिए चीजें प्रोवाइड करते थे और रॉयल फैमिली का होते हुए भी कायले उन्हें पर्सनली थैंक्स कहने आता था। वो उनकी रिस्पेक्ट करता था और दूसरी बार जब वो मिली थी तो वो हर्बलिस्ट थी और उस टाइम भी कायले ने उससे काइंड हार्टेडली बात करी थी। अब वो कायले को जाकर और मेडिसिन देती है और बताती है कि उसने आर्नोल्ड के साथ उसकी बातें सुन ली थी। वो पूछती है आपको भी आर्नोल्ड बुरे इंसान लगते हैं। कायले कहता है मैंने उसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया है। ऐसा लगता है जैसे उसकी काइंडनेस को शातिर तरीके से छुपाया जा रहा है पर लोगों के लिए जो उसने पॉलिसीज बनाई है उससे मैं समझता हूँ वो काइंड है। ऋषि कहती है मैं आर्नोल्ड को कन्वेंस करूंगी बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। फिर वो माइकल को उसकी बुक रिटर्न करती है और माइकल उसे ऑफर करता है कि वो उसे ज्वाइन कर ले जिससे वो उसे सब कुछ सिखा पाएगा। पर ऋषि कहती है मैं आर्नोल्ड से शादी करने वाली हूँ मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सकती। माइकल कहता है मेरी बरसों की तलाश पूरी हो गई है। मैंने जो ब्लैक पाउडर बनाया था उसके लिए मुझे जिस इंसान की तलाश थी वो मुझे मिल गया है जो पॉइजन को समझता है। वो कहता है मैं भी आर्नोल्ड में इंटरेस्टेड हूँ। ऋषि कहती है वो ऐसे नहीं है वो बहुत काइंड है। माइकल कहता है तो ठीक है फिर मुझे अभी लेकर चलो मुझे उनसे बात करनी है। ऋषि बहाने बना रही थी वो बिजी होंगे। माइकल कहता है तुम चाहती ही नहीं हो कि मैं उससे मिलूं तुमने ब्लैक पाउडर के बारे में पूछा भी नहीं। फिर हम ऋषि की थर्ड लाइफ का सीन देखते हैं और ऋषि माइकल को ब्लैक पाउडर की रिसर्च रोकने को कह रही थी पर माइकल का कहना था ये ब्लैक पाउडर दुनिया को एक झटके में खत्म कर सकता है। मैं देखना चाहता हूँ मेरी क्रिएशन इस दुनिया में कैसा बदलाव लाएगी। ऋषि ने उसके ब्लैक पाउडर को कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। अब माइकल कहता है मुझे फाइनली इस पावर के लिए मेरा लीडर मिल गया है। ऋषि सोचती है माइकल कुछ भी करके आर्नोल्ड से बात जरूर करेगा। मुझे कोयलस और गालकेहन के रिलेशनशिप अच्छे बनाने होंगे क्योंकि अगर वॉर हुआ तो आर्नोल्ड इस ब्लैक पाउडर का यूज जरूर करेंगे। वो सोचते हुए जा रही थी तभी थियोडोर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है मुझे पता चला तुम पकड़ी गई। ऋषि कहती है आपको तो बहुत जल्दी पता चल गया। थियोडोर कहता है क्योंकि मैंने जासूस लगाए हुए हैं मुझे आर्नोल्ड के पल पल की खबर मिलती रहती है। ऋषि कहती है क्या आपके ये जासूस कुछ टाइम के लिए मुझे मिल सकते हैं। थियोडोर मान जाता है क्योंकि ऋषि का कहना था वो उनका यूज आर्नोल्ड के अगेंस्ट करेगी जो उसे इंटरेस्टिंग लगता है। सीन माइकल पे आता है। वो अपनी लाइफ को याद करता है। जब वो छोटा था तो उसकी मॉम मर गई थी और उसके डैड ने उसे इसके लिए जिम्मेदार बताया था। उनका कहना था वो मौत का सौदागर है जिसके जन्म लेने से उसकी वाइफ मर गई। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था माइकल अकेला है उसे भूख लगी होगी और माइकल के पास बस बुक्स ही थी वही उसका खाना और पानी बन गया था। वो जो भी पढ़ता था वो उसके दिमाग में छप जाता था। फिर उसके नॉलेज के बेस पे लेबोरेटरी में भी उसे एक्सेप्ट कर लिया गया। उसने वहाँ एक्सपेरिमेंट्स किए और कुछ ऐसा इन्वेंट किया जिससे लोगों की जान जा सकती थी। फिर वॉर स्टार्ट हो गया और सब जलकर राख हो गया। लेबोरेटरी के सभी अल्केमिस्ट मारे गए उसके डैड भी मारे गए बस वही बच गया था। फिर बाय चांस उससे ब्लैक पाउडर क्रिएट हो गया जो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता था और उसे रियलाइज हुआ उसके डैड ने सही कहा था वो मौत का सौदागर ही है। अब ऋषि उसके पास आकर कहती है क्या आप सच में आर्नोल्ड को ब्लैक पाउडर देने का इरादा बना चुके हो। माइकल कहता है हाँ दुनिया में जो भी चीजें जन्मी है या बनी है सबका कुछ रोल होता है जो उन्हें पूरा करना होता है और मेरा रोल भी सेम है। लोगों को अपसेट करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। ऋषि कहती है चाहे इसमें लाखों लोगों की जान क्यों ना चली जाए। माइकल कहता है हाँ ब्लैक पाउडर की ड्यूटी यही है हर चीज को अपना रोल पूरा करना ही होगा। ऋषि सोचती है इन्हें रोकना मुश्किल है ये प्रिंस आर्नोल्ड को ब्लैक पाउडर दे के ही मानेंगे। अब वो अपने रूम में थी उसे बाहर फायरफ्लाइज दिखती है। वो बालकनी में चली जाती है। आर्नोल्ड भी बालकनी में आता है उसे नहीं पता था वो फायरफ्लाइज है। ऋषि उसे बताती है। आर्नोल्ड कहता है अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो मैं अभी इन्हें खत्म करने का ऑर्डर दे देता हूँ। ऋषि कहती है नहीं ये तो बहुत ब्यूटीफुल है और फिर सभी फायरफ्लाइज आर्नोल्ड की तरफ चली जाती है। ऋषि अपसेट हो जाती है। आर्नोल्ड कहता है तुम भी इधर ही आ जाओ। ऋषि जंप करके उसकी तरफ चली जाती है। आर्नोल्ड उसे पकड़ लेता है और गले लगा लेता है। ऋषि शर्मा जाती है। वो कहती है आपको पता है ना इतनी छोटी सी जंप लगाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। आर्नोल्ड कहता है हाँ मुझे पता है
तुम पैलेस से नीचे भी कूदी हुई हो, पर मैं अपने आप ही मूव हो गया था। ऋषि देखती है उसकी तलवार गिर गई थी। वो तलवार उठाकर उसे देती है और पूछती है, आप तलवार लेकर क्यों आए हो? आर्नोल्ड कहता है, मुझे लगा कोई टॉर्च से नजर रख रहा है। ऋषि मन में कहती है, इनके अंदर तक वॉर की मेमोरीज है। और वो उसकी आंखों में देखती रह जाती है और कहती है, आपकी आंखें बहुत सुंदर है। आर्नोल्ड कहता है, मेरी आंखें बिल्कुल मेरे डैड की तरह है। जब मैं छोटा था तो मैं इन्हें निकालना चाहता था। ऋषि मन में कहती है, आर्नोल्ड की अपने डैड से दुश्मनी है। आर्नोल्ड कहता है, जब तुम यहाँ पहली बार आई थी तो तुमने कहा था ना, ये कंट्री बहुत अच्छी है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। फायरफ्लाइज की लाइट मुझे वॉर की आग लगती है और कंट्री को ऐसा देखकर मुझे गुस्सा आता है। शायद ये इन्हीं आंखों की वजह से है या शायद मेरे नेचर की वजह से। ऋषि कहती है, ये थॉट्स आपको आपके एक्सपीरियंस से मिलते हैं, ये फैमिली से इनहेरिट नहीं होते और इसीलिए आपको इस नेशन की ब्यूटी के बारे में और जानना होगा। आर्नोल्ड कहता है, जब तक मैं अपना एम पूरा कर सकता हूँ मुझे ये सब सीखने की जरूरत नहीं। मैंने तो अपने ही चाहने वाले को मार दिया था। अगर तुम भी रास्ते का कांटा बनोगी तो मैं तुम्हें भी रास्ते से हटा दूंगा। और मुझे नहीं पता तुम कोयलस के बारे में क्या सोच रही हो, पर कुछ भी ऐसा मत करना कि मुझे तुमसे छुटकारा पाना पड़े। ऋषि कहती है, अगर आप एंगेजमेंट तोड़ दोगे और मुझे निकाल भी दोगे तो भी मैं वापस आ जाऊंगी। मैं मेड बनकर आऊंगी और अगर वो भी काम नहीं आया तो लड़का बनकर नाइट बन जाऊंगी या फिर हर्बलिस्ट। मुझे यहाँ आने के लिए जो भी स्किल सीखनी पड़ेगी मैं सीख कर यहाँ आ जाऊंगी। मैं आपको मुझसे छुटकारा पाने नहीं दूंगी। वो उसके गालों पे हाथ रख के कहती है, मुझे आपकी आंखें दुनिया में सबसे सुंदर लगती है। आर्नोल्ड कहता है, रात हो गई है, गुड नाइट। अब रात में ऋषि कुछ कर रही थी। वो कुछ लिख रही थी और मैप पे मार्क भी कर रही थी। अब अगले दिन खबरी माइकल का पीछा कर रहे थे और ऋषि थियोडोर के साथ किंगडम का मैप दिखाते हुए कुछ डिस्कस कर रही थी और उसने कायले से कुछ मटेरियल मंगवाए थे जो उसे कहीं भी नहीं मिल रहे थे। रात में वो उस मटेरियल से एक्सपेरिमेंट कर रही थी और फिर अगले दिन माइकल पीछा करने वाले को झांसा दे देता है और दूसरी तरफ कायले आर्नोल्ड के साथ एक और मीटिंग करता है और ऋषि भी उसका साथ देती है। वो बताती है उसने जो भी ज्वेलरीज पहनी है वो सब कोयलस में ही बनाया गया है। कायले बताता है, हमारे यहाँ करीब 1.5 साल से स्नो गिर रही है जिस वजह से हमने घर के अंदर काम करना स्टार्ट कर दिया और हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आर्टिस्ट बन गए। वो बताता है दूसरी कंट्रीज को जो चीजें बनाने में बहुत टाइम लगता है या जो वो नहीं बना सकते वो सब हम जल्दी बना लेते हैं और यही हमारा ट्रेजर है। फिर ऋषि आर्नोल्ड ने जो उसे पॉकेट वॉच दी थी वैसी ही वॉच उसे दिखाती है और बताती है ये भी कोयलस में ही बनाया गया है। वो कहती है, कोयलस के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हमारी इमेजिनेशन पूरी हो सकती है। गाड़ियां बिना घोड़ों के चल पाएगी, शिप्स को चलाने के लिए हवा की जरूरत नहीं होगी। वो कहती है, आपको गालकेहन में ये टेक्नोलॉजी लानी ही होगी। आर्नोल्ड कहता है, बस यही कहना था, इससे तो मैं और श्योर हूँ कि मुझे हाथ मिलाने के बजाय कब्जा कर लेना चाहिए। दूसरी तरफ माइकल नाइट्स के पास जाकर कहता है, आज शाम 6 बजे टाउन में धमाका होने वाला है। वो सब उसे घेर लेते हैं और फिर थियोडोर आर्नोल्ड की मीटिंग में आ जाता है और डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी कहता है। वो ऋषि को आंख मारता है जिससे वो समझ जाती है इमरजेंसी है। वो उसके साथ बाहर आती है। थियोडोर बताता है, माइकल ने हमारे जासूस को चकमा दे दिया। फिर उसे न्यूज मिलती है माइकल का पता चल गया है। ऋषि जल्दी से उसके पास जाती है पर नाइट उसे दूर रहने को ही कहते हैं। वो बताते हैं, इसने डिक्लेयर किया है शाम 6 बजे टाउन में धमाका होने वाला है। माइकल ने टाउन में बहुत सारी जगह पे ब्लैक पाउडर वाले बॉम्ब लगा दिए थे। फिर थियोडोर वहाँ आता है और काम हो गया का सिग्नल देता है और जब 6 बजते हैं तो बम हवा में जाकर फटता है। सभी लोग चौंक जाते हैं। माइकल भी चौंक जाता है कि ये ब्लैक पाउडर आसमान में क्यों फट रहे हैं। ऋषि कहती है, आपकी क्रिएशन बस बुरी चीज के लिए ही नहीं है। वो बताती है, किसी ने मुझे अरोरा दिखाया था, उससे मुझे ये इंस्पिरेशन मिली। वो उसे समझाती है, किसी भी फिनोमिना या मटेरियल को एक से ज्यादा तरीके से यूज किया जा सकता है और आपका ब्लैक पाउडर भी सेम है। जरूरी नहीं है कि वो सबके लिए एक पॉइजन हो, वो भी खुशियां ला सकता है, बस उसके यूज करने के तरीके पे डिपेंड करता है। माइकल कहता है, तुमने इतना सब प्लान किया, पर क्यों? ऋषि कहती है, क्योंकि मैं आपकी स्टूडेंट हूँ। किसी ने मुझे कहा था अगर तुम्हें किसी के एक्सपेरिमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना है तो उसे एविडेंस दो और मैंने वही किया। अब आप खुद देखो। और आसमान में बम फट रहे थे। ऋषि कहती है, मुझे उम्मीद है अब आप समझ गए होगे, जिन चीजों को आपने पॉइजन समझा था उनका भी बहुत अच्छा यूज हो सकता है। फिर वो थियोडोर को भी थैंक्स कहती है क्योंकि उसके बिना ये करना संभव नहीं था। उसने उसके सभी लोगों का यूज करके सारी जगह ढूंढवाई थी और उन्हें कुछ सामान भी दिए थे जिससे वो आसमान में ब्लैक पाउडर को लॉन्च कर सके। और वो रात में जो चीजें लिख रही थी, एक्सपेरिमेंट कर रही थी,
और मैप दिखाकर थियोडोर से डिस्कस कर रही थी, वो सब इसी प्लानिंग का हिस्सा था। अब वहाँ लॉविन आता है और माइकल को कस्टडी में ले लेता है। थियोडोर उसे अपनी कस्टडी में लेने की बात कर रहा था, पर लॉविन नहीं मानता क्योंकि माइकल ने किंगडम में तबाही करने का डिक्लेरेशन किया था। फिर वहाँ आर्नोल्ड आता है। लॉविन उसे बताता है माइकल टाउन में क्या करने वाला था और अभी जो आसमान में हुआ वो भी उससे ही रिलेटेड है, इसीलिए वो उसे कस्टडी में ले रहा है। आर्नोल्ड कहता है वो कोयलस का स्कॉलर है, वो हमें अपनी न्यू टेक्नोलॉजी दिखा रहा था। वो बताता है हमारा एम्पायर उनके साथ हाथ मिला रहा है। ये सुनते ही ऋषि खुश हो जाती है। आर्नोल्ड कहता है हम उन्हें अपना मिलिट्री सपोर्ट देंगे, जिसके बदले वो हमें मशीनी टेक्निक्स और एकेडमिक नॉलेज देंगे। फिर ऋषि लॉविन से सॉरी कहती है क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी उससे छुपाई थी। और फिर कायले माइकल को डांटता है और माइकल ऋषि और उससे दोनों से माफी मांगता है और दोबारा से कुछ ऐसा ना करने का प्रॉमिस करता है। फिर ऋषि आर्नोल्ड के पास जाती है। आर्नोल्ड कहता है ये सब मैंने इसीलिए किया क्योंकि अगर उसे क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता तो ये केस डैड के पास चला जाता। ऋषि कहती है ठीक है, तो मैं आपको डिटेल में सब बताऊंगी, फिर आप मुझे अपना डिसीजन बताना। आर्नोल्ड कहता है अगर मैं चुपके से उसे मार दूं तब तुम क्या करोगी? ऋषि उसके कान में कहती है जिसने पॉकेट वॉच इन्वेंट किया था वो माइकल ही है। अगर हम कोयलस के साथ हो रहे हैं तो उनकी नॉलेज हमारे लिए जरूरी है। जब लोगों को पता चलेगा वो फायरवर्क्स कोयलस ने बनाए थे तो वो भी उनके साथ जुड़ने के डिसीजन को सपोर्ट करेंगे। आर्नोल्ड कहता है तो इसे फायरवर्क कहते हैं? ऋषि कहती है हाँ, और उसमें जिस ब्लैक पाउडर का यूज होता है वो डेंजरस है, पर डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे यूज करते हैं। अगर आप ये समझ पाओगे तो आप भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज ढूंढ पाओगे। और वो मन में कहती है। आर्नोल्ड को लगता है उसकी सारी स्किल्स बस वॉर के लिए है, पर एक दिन वो जरूर समझेंगे। अब कायले और माइकल अपने किंगडम वापस जाने वाले थे। कायले ऋषि को थैंक्स कहता है क्योंकि उसकी वजह से ही आर्नोल्ड माना था, पर ऋषि कहती है नहीं, ये आपकी टेक्नोलॉजी और मशीन की नॉलेज की वजह से हुआ है। और फिर वो माइकल को बताती है आपको पनिशमेंट मिली है कि आज से आपको वही रिसर्च करनी होगी जिससे लोगों का बेनिफिट हो। माइकल कहता है आर्नोल्ड दयावान है और वो ऋषि को अपने साथ चलने का भी ऑफर देता है, पर ऋषि कहती है उसे किसी भी रिसर्च से ज्यादा अपने हस्बैंड में इंटरेस्ट है, वो उसके बारे में सब जानना चाहती है। माइकल उसे अपना स्टूडेंट कहकर अलविदा कहता है, जिससे ऋषि खुश हो जाती है। फिर वो आर्नोल्ड को बताती है माइकल ने आपको दयावान कहा। आर्नोल्ड कहता है मैंने बस वही किया जिससे उसकी रिसर्च लोगों की लाइफ आसान बना सके। ऋषि कहती है रिंग आ गई है, मैंने इसे अभी तक ओपन नहीं किया, मैं आपके साथ इसे देखना चाहती हूँ। आर्नोल्ड कहता है मैंने तुम्हें गिफ्ट देने की परमिशन ली थी, पहनाने की नहीं, और तुम्हें कुछ भी ऐसा नहीं पहनना चाहिए जो तुम्हें अच्छा न लगे। ऋषि कहती है पता है मैंने अपनी थर्ड फिंगर का साइज क्यों दिया था? क्योंकि मेरे यहाँ सेरेमनी में थर्ड फिंगर में रिंग पहनाई जाती है और मैं चाहती हूँ आप मुझे ये रिंग पहनाएं। आर्नोल्ड कहता है पर मैंने ग्लव्स नहीं पहने हैं। ऋषि कहती है चलेगा। आर्नोल्ड उसे बैठाता है और घुटनों के बल बैठकर पूछता है क्या मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ? ऋषि हाँ कहती है। वो उसके हाथ की थर्ड फिंगर को चूमता है और रिंग पहनाता है। ऋषि इतनी शर्मा रही थी कि सांस भी लेना भूल गई थी। आर्नोल्ड कहता है हो गया, और ऋषि को सांस लेना याद आ जाता है। वो रिंग देखती है और बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो बिल्कुल आर्नोल्ड के आंखों के जैसी थी। वो कहती है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आर्नोल्ड कहता है मेरा मूड इतना अच्छा हो गया है जितना मैंने इमेजिन भी नहीं किया था। ऋषि कहती है मैं आपसे कुछ और भी मांगना चाहती हूँ। आर्नोल्ड कहता है अभी बोल दो, मैं मान जाऊंगा। ऋषि कहती है मैं आपके साथ जर्नी पे जाना चाहती हूँ। वो कहती है फायरफ्लाइज और फायरवर्क्स को छोड़कर भी इस दुनिया में बहुत प्यारी और सुंदर चीजें हैं, मैं वो सब आपके साथ देखना चाहती हूँ। आर्नोल्ड कहता है थैंक्स, तुम्हारी वजह से मुझे भी एक सुंदर और ब्यूटीफुल चीज मिल गई है। ऋषि कहती है और वो क्या है? आर्नोल्ड कहता है खुद पता लगा लो। वो उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है ये इतना भी मुश्किल नहीं है। ऋषि लाल हो चुकी थी। वो मन में कहती है अभी के लिए इनमें बस थोड़ा सा चेंज आया है, पर धीरे धीरे और चेंज आ जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ मैं आर्नोल्ड के साथ एक ब्यूटीफुल फ्यूचर देखूंगी। वो सोचती है इस लाइफ में मुझे सबसे ग्रेट ऑब्जेक्टिव मिला है। और यहीं पे सीजन 1 एंड होता है। होप सो आपको समझ आया हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।